कुको एफएम ओरिजिनल्स वास्तुशास्त्र के इस सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आरजे मनीष। हमारी परंपराओं और मॉडर्न नीड्स से जुड़े इस बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ शुरू करते हैं एक नया और बेहद दिलचस्प सफर। इंसान को अपनी जिंदगी में जितनी जरूरत पेट भरने के लिए खाने पानी की होती है, उतनी ही जरूरत उसे रहने के लिए हाउस यानी मकान की भी होती है। घर हर व्यक्ति की फंडामेंटल नीड्स में से एक है। सभी लोगों के मन में यह इच्छा होती है कि उसका भी अपना मकान हो, जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ रहकर सुखी जिंदगी बिता सके। मकान को ठीक तरह से बनाने के लिए हमें अगर वास्तु की नॉलेज हो तो वो सोने पर सुहागा होता है। वास्तुशास्त्र के बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि भारतीय वास्तुशास्त्र है क्या। हर इंसान का एक ही सपना होता है कि उसका अपना मकान हर तरह से अच्छा और सुख देने वाला हो। लेकिन जो मकान या बिल्डिंग हम अपनी इच्छा से बनवाते हैं, उसे बनवाना हमें शास्त्रीय विधि से चाहिए। बिल्डिंग बनवाते टाइम हमें वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करना जरूरी होता है। वास्तु के नियमों का पालन किए बिना बनवाया गया मकान उतना फायदा नहीं देता जितना कि हम एक्सपेक्ट करते हैं, और वास्तु के नियमों के उलट बनवाई गई बिल्डिंग या मकान में रहने से इंसान को कई तरह की परेशानियां और एक्सीडेंट्स फेस करने पड़ सकते हैं। इसलिए एंशिएंट टाइम में हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी कड़ी मेहनत और एक्सपीरियंस के बेस पर वास्तु विज्ञान यानी आर्किटेक्चरल साइंस क्रिएट की, जिसमें उन्होंने हर इंसान को अपने घर पर कई तरह के नियमों का पालन करने के लिए कहा, ताकि कुदरत और इंसान आपस में बैलेंस बना सके। क्योंकि अगर इन दोनों का बैलेंस गड़बड़ हो गया तो इंसान को कई तरह की परेशानियां और प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। शॉर्ट में कहूं तो आदमी और कुदरत के बीच में सही बैलेंस बनाने का जो आर्ट है, वही वास्तुशास्त्र है। वास्तुशास्त्र बेसिकली है क्या, ये जानने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि वास्तु का मतलब क्या है और बिल्डिंग बनवाने में ये कैसे काम आता है। वास्तु शब्द बना है वस्तु से, जिसका मतलब होता है जो है या जिसकी एग्जिस्टेंस है, वही वस्तु है। और वास्तु से रिलेटेड शास्त्र को ही वास्तुशास्त्र कहते हैं। वास्तुशास्त्र में सारे देशों और शहरों के कंस्ट्रक्शन प्लान से लेकर छोटी से छोटी बिल्डिंग और उसमें रखी जाने वाली चीजों की प्लानिंग शामिल है। मगर इसका मतलब मोस्टली बिल्डिंग बनाने से रिलेटेड ज्यादा माना जाने लगा है। एक और थॉट के अकॉर्डिंग वास्तु वस शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है वास करना यानी रहना। वास्तु केवल कंस्ट्रक्शन के बारे में नहीं है, बल्कि इसकी फील्ड बहुत वाइड और वास्ट है। वास्तुशास्त्र कोई मॉडर्न परसेप्शन नहीं है, बल्कि ये सदियों से चली आ रही प्रैक्टिस है। आजकल के टाइम में वास्तु का चलन केवल आदमी के घरों तक सिमट के रह गया है, मगर वास्तुशास्त्र, जो कि आर्किटेक्चर भी कहलाता है, का पर्पस केवल मंदिर, मूर्तियां, नहरें, सड़कें और रेजिडेंशियल कॉलोनीज बनवाने तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि उससे कहीं आगे है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वास्तुशास्त्र के प्रिंसिपल्स के अलावा और कोई विद्या ये डिसाइड नहीं कर सकती कि कोई बिल्डिंग सही बनी है या नहीं। अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन वास्तु के रूल्स के अगेंस्ट हुआ है तो वहां काम करने वाले, रहने वाले लोगों को फालतू परेशानियों और मेंटल स्ट्रेस झेलना पड़ सकता है। जबकि अगर कंस्ट्रक्शन वास्तु के रूल्स के अकॉर्डिंग हुआ हो तो सारी डिवाइन और पॉजिटिव पावर्स उस जगह पर काम करने वाले और रहने वाले लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट्स देने के लिए काम करती है। और एंशिएंट टाइम में तो इस वास्तुकला को सिर्फ एक आर्ट नहीं, बल्कि एक बहुत पवित्र और बहुत ही ऑस्पिशियस धार्मिक संस्कार और लाइफ फैक्टर माना जाता था। तो उम्मीद है कुको एफएम ओरिजिनल्स वास्तुशास्त्र के इस रोमांचक सफर का मजा उठाने के लिए आप एकदम रेडी होंगे, और नेक्स्ट एपिसोड में हमसे मिलने और हमें सुनने जरूर वापस आएंगे कुको एफएम पर। सुने जो मन चाहे। इस हफ्ते बड़े दिनों बाद अपने स्कूल फ्रेंड नितिन से मिलने का चांस मिला। उसके नए घर का मुहूर्त था। क्या लकी आदमी है। अभी 5 साल पहले उसने अपना पहला घर खरीदा था। हालांकि वो थोड़ा छोटा था, पर मुझे हैरानी इस बात की है कि सिर्फ 5 साल में ही नितिन ने इतनी तरक्की कर ली कि आज वो अपना एक और घर बनवा रहा है। और ये इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि ये सिर्फ घर नहीं, बल्कि पूरी की पूरी कोठी है, शहर की सबसे पॉश कॉलोनी में। मतलब इतनी बड़ी कि जितना पहले उसका घर था उतना बड़ा तो अब नए वाले घर में उसका गार्डन है। मैंने जब उससे उसकी इस तरक्की का राज पूछा तो उसने कहा, भाई इसका राज है मेरा पुराना घर, जिसका वास्तु इतना परफेक्ट था कि उसके बाद मेरे परिवार में हर चीज बड़ी ही पॉजिटिव हुई। ना सिर्फ मेरा बिजनेस अच्छा रहा, बल्कि मेरे घर में जो रोज रोज कलेश होते रहते थे वो भी खत्म हो गए। मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। और नहीं तो क्या, आजकल के टाइम में कौन मानता है इन सब बातों को। अब इन आर्किटेक्चर लोगों को कोई ना कोई मुद्दा तो चाहिए ना अपनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ाने का। नहीं तो सिर्फ 4 दीवारें खींचने का काम तो कोई भी लोकल ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर भी कर देगा।
जब मैंने अपना नजरिया उसे बताया तो वो पहले हंस पड़ा, फिर मुझे कॉफी का मग देते हुए बोला, तेरी तरह जब मुझे भी वास्तु की पावर नहीं पता थी तो मैं भी ऐसे ही मजाक उड़ाता था। तभी तो घर और बिजनेस दोनों में खुश रहने का मेरे पास कोई रीजन नहीं था। मैं भी यही सोचता था कि कौन सा हमारे बाप दादाओं ने अपने मकान बनवाते वक्त किसी वास्तुशास्त्र के स्पेशलिस्ट से कंसल्ट किया था, लेकिन फिर भी हम इतने सालों तक उन घरों में खुशी खुशी रहे हैं ना। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं। मैंने मुंह बनाकर उसकी बात का जवाब दिया। मेरी बात पर सीरियस होते हुए नितिन ने आगे कहा, लेकिन जब मैंने इसके पीछे की साइंस और लॉजिक्स को समझा तो पता चला कि यह सिर्फ अंधविश्वास या ढकोसलेबाजी नहीं है, बल्कि इस सब्जेक्ट पर हमारे पूर्वजों ने कई सालों तक रिसर्च और प्रैक्टिकल्स वगैरह करके अच्छी खासी डिटेल्स में कई सारी बुक्स लिखी हैं। ना सिर्फ हमारी कंट्री में, बल्कि चाइना, जापान, यूरोपियन, वेस्टर्न और अमेरिकन हिस्ट्री में भी इस सब्जेक्ट पर बहुत काम हुआ है। हाँ, सबके स्टाइल्स और रेफरेंसेस में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, मगर इंटेंशन सबका वही है। एक ऐसा घर जहां सिर्फ पॉजिटिविटी हो, कोई नेगेटिविटी नहीं। अगर मैं अपने घर में वास्तु के अकॉर्डिंग चेंजेस कर लूं तो मेरे घर और बिजनेस की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। मैंने नितिन से पूछा, पहले ये बता कि तेरी प्रॉब्लम क्या है। उसने मुझसे पूछा, एक हो तो बताऊं। मोस्टली बीवी से तो झगड़े होते ही रहते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं तब से वो भी कटे कटे से रहने लगे हैं, और प्रोफेशनल ग्रोथ तो जैसे किसी ने ब्लॉक ही कर दी है। कितनी ही मेहनत कर लूं हर बार कम पड़ ही जाता है। जबकि तू जानता है कि मैं स्कूल टाइम से ही कितना ऑर्गेनाइज और डेडिकेटेड हूं अपने गोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर। चल, आज मैं तुझे वास्तुशास्त्र का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं, जिससे तू ये डिसाइड कर सके कि अपनी लाइफ की इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में तुझे एक्चुअली वास्तु की हेल्प लेनी चाहिए या नहीं। क्या बोलता है? नितिन ने मेरी ओर देखते हुए पूछा। साउंड्स गुड। सुनने में कोई बुराई नहीं है। टेल मी, मैं भी अब इस सब्जेक्ट को लेकर थोड़ा क्यूरियस हो गया था। गुड, तो सुन, वास्तुकला किसी जगह को इंसान के लिए वास योग्य यानी रहने लायक बनाने का आर्ट है। अब तो टाइम बदलने के साथ ये चाहे जितनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हो, इसकी शुरुआत खतरनाक मौसम, भयानक जंगली जानवरों के डर और दुश्मनों के आक्रमण से बचने के इनिशियल स्टेप्स में ही हुआ होगा। ह्यूमन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री का भी कुछ ऐसा ही स्टार्ट है। शायद इसीलिए इसे सिविलाइजेशन का योजक मसाला यानी जोड़ने वाला मसाला भी कहते हैं। आदिकाल यानी सिविलाइजेशन से भी पहले शिकारियों और मछुओं ने पहाड़ी गुफाओं में शरण ली होगी। ये गुफाएं ही शायद इंसान के घर का सबसे पहला रूप होंगी। किसान पेड़ों के झुरमुटों में रहते और सरकंडे घास आदि के झोंपड़े बनाते रहे होंगे। अपने जानवरों के साथ घूमने वाले चरवाहे चमड़े के खोलों में रहते रहे होंगे और उन्हें बांसों या लट्ठों से ऊंचा करके डेरे बनाते रहे होंगे। इन्हीं गुफाओं और डेरों में बाद के आर्किटेक्चर डेवलपमेंट के बीज मिलते हैं। मिस्र के पुराने मकानों के नमूने गवाह हैं कि अनगढ़ दरवाजों, चट्टानी दीवारों और छतों वाली कुदरती गुफाओं से ही पत्थर की दीवारें उठाने और उन पर पट्टियों की छत रखने का ख्याल आया होगा आदमी को। झुरमुटों के अकॉर्डिंग झोंपड़े बने, जिनकी दीवारें आपस में सटाकर घर की बाउंड्री वॉल और छत घास से बनाई गई। इस तरह के एक मंजिला और दो मंजिले झोंपड़े आदिवासी अब भी बनाते हैं। इनफैक्ट चमड़े के डेरे भी अरब के बद्दू और बाकी घुमंती जातियों में अभी भी फेमस हैं। डेवलप्ड आर्किटेक्चर या वास्तु को दो तरह से ले सकते हैं। एक तो प्राच्य यानी ओरिएंटल, जैसे इंडियन, चाइनीज और जापानी वास्तु, जो ऑलमोस्ट इंडिविजुअल स्टाइल है और जिनका वास्तु विकास में कोई खास असर नहीं पड़ा। और दूसरा वेस्टर्न वास्तु, जिसकी शुरुआत मिस्र और सीरिया में हुई और ये अपने पीक पर आया यूरोप में। एंशिएंट अमेरिका और इस्लामी वास्तु भी इंडिविजुअल स्टाइल ही है। हालांकि इस्लामी वास्तु का बहुत जबरदस्त असर स्पेन तक पड़ा। मिस्र और वेस्टर्न एशिया का असर यूनान पर और इसी वजह से सारी वेस्टर्न स्टाइल्स पर पड़ा। इसीलिए वो वेस्टर्न वास्तु के अंदर ही आ सकते हैं। ओरिएंटल आर्ट में अनेक ऐसी बातें हैं जिनके यूरोपीय लोग हैबिचुअल नहीं है, इसलिए वो उन्हें खराब और बकवास लगती है। लेकिन एक्सपेरिमेंट ही धीरे धीरे नेचर बन जाता है। इसलिए ईस्टर्न और वेस्टर्न वास्तु में डेफिनेटली कुछ डिफरेंसेस हैं जो प्योरली ओरिएंटल वास्तु में से स्पेसिफिक रिलीजियस एक्ट और सोशल प्रैक्टिसेस के असर की तरह दिखता है। ईस्ट में ऑर्नामेंटेशंस प्लान्स ज्यादा फेमस हुए, जबकि यूरोप में कंस्ट्रक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का डटकर सामना करते हुए उनके धीरे धीरे सॉल्यूशंस ढूंढते हुए वास्तु डेवलप हुआ। वास्तुकला के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के हर स्टेप की जड़ में कोई ना कोई माइंडसेट साफ झलकता है। यूनानी वास्तु में सोफिस्टिकेटेड परफेक्शन था। रोमन बिल्डिंग्स अपनी साइंटिफिक कंस्ट्रक्शंस के लिए फेमस है।
फ्रेंच गॉथिक वास्तु हाइपर एक्टिविटी का सिंबल है। इटालियन रेस्टोरेशन में उस जमाने का एक्सीलेंस दिखता है और इंडियन वास्तु का मेन कैरेक्टरिस्टिक है उसका स्पिरिचुअल होना। इसमें शक नहीं कि जनता की तब की रिलीजियस कॉन्शियसनेस को जाहिर तौर पर बना देना ही भारतीय वास्तु का मेन गोल रहा है, यानी जनता के इमोशंस ही ईंट पत्थरों में जाहिर हुए हैं। मुस्लिम सिविलाइजेशन का वास्तु इंडियन वास्तु से बिल्कुल डिफरेंट था। ना सिर्फ डिफरेंट बल्कि दोनों के फंडामेंटल्स भी एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट थे। दोनों की टक्कर कुछ ऐसी थी जैसे रियलिज्म वर्सेस आइडियलिज्म, रियलिटी वर्सेस फैंटेसी और एक्सप्रेस्ड वर्सेस अनएक्सप्रेस्ड। और ये फर्क हमें बहुत ही क्लियरली मंदिर और मस्जिद के कंस्ट्रक्शंस में भी दिखाई देता है। मस्जिदें खुली हुई होती हैं, उनका सेंटर दूर कहीं मक्का के डायरेक्शन में होता है, जबकि मंदिर होता है हाउस ऑफ सीक्रेट्स, जिसका सेंटर कई दीवारों और गलियारों से घिरा हुआ बीच का देवस्थान या गर्भगृह होता है। मस्जिद की दीवारें अक्सर सादी या पवित्र आयतों से भरी होती है, उनमें ह्यूमन फिगर्स को ड्रॉ करना मना होता है, जबकि मंदिरों की दीवारों में मूर्तियां और पेंटिंग्स तो बहुत बनी मिलती हैं, पर लिखाई बहुत कम देखने को मिलती थी। पत्थरों के सहल रंगों में इन पेंटिंग्स की वजह से ही मंदिरों में वाइटैलिटी आई, जबकि मस्जिदों में रंग बिरंगे पत्थरों, संगमरमर और चित्र विचित्र प्लास्टर से दीवारें हाईलाइट की गई हैं। चाइनीज और जापानी वास्तु बौद्ध धर्म से ज्यादा इंस्पायर होता है। भारत के तोरणों की तरह पत्थर या लकड़ी के दरवाजे चीनी वास्तु की स्पेशलिटी है। एक दूसरे के ऊपर कई छतें बनाकर ऊंची इमारतों में भी चौड़ाई का आभास पैदा किया जाता है। हालांकि पत्थर वहां भी मिलता है, फिर भी इमारतों में लकड़ी और ईंट का यूज ज्यादा हुआ है, क्योंकि मिस्र वालों की तरह स्टेबिलिटी उनका टारगेट नहीं था। भारत की सिंधु घाटी सभ्यता के बाद प्राचीनता में मिस्र, यूनान और रोम का नाम लिया जाता है। वेस्टर्न वास्तुकला में ये ही तीन देश लीडर्स रहे। सिंपल और रिकरिंग मिस्ट्री वास्तु के बाद यूनान की एडवांस्ड मंदिर निर्माण कला में और फिर उसे बाद में रोमन एम्पायर के वेरियस पब्लिक कंस्ट्रक्शन के लिए जरूरी मुश्किल टेक्निक्स में वास्तु के सिस्टमेटिक डेवलपमेंट का इतिहास मिलता है। मिस्र में घर टेम्पररी घर समझे जाते थे और कब्रें परमानेंट। इसी माइंडसेट का एग्जाम्पल राजाओं के लिए बने बहुत विशाल, भारी भरकम पिरामिडों और रहस्यपूर्ण मंदिरों में मिलता है। इसके विपरीत यूनानी मंदिर जनता के लिए बने और आर्किटेक्चर में सुंदरता आई। लिटरेचर, संगीत और कला की प्रोग्रेस के साथ साथ थिएटर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और जिम्स भी डेवलप हुई। संगमरमर के यूज से उनके क्राफ्ट में सफाई और बारीकी आई। ब्यूटी कंसर्न्ड यूनानियों ने इंडियन आर्किटेक्चर्स की तरह ही अलग से खंभों की डोरिक, आयोनिक और कोरिंथियन नामक स्पेशल शैलियां डेवलप की थी। 19वीं सेंचुरी में ट्रेडिशनल वास्तु शैलियों में मेनली आर्किटेक्चर्स के इंडिविजुअल इंटरेस्ट के कारण बहुत चेंजेस हुए और एक स्टाइल स्ट्रगल ही खड़ा हो गया। मगर वास्तुकला आज भी कंटेम्पररी माइंडसेट ही लीड करती है। ये म्यूजियम, स्कूल्स, लाइब्रेरीज, हॉस्पिटल्स, स्विमिंग पूल्स और आर्ट गैलरीज के कंस्ट्रक्शन से जाहिर है। 20वीं सेंचुरी में रेस्टोरेशन शैली पब्लिक बिल्डिंग्स और रास्तों के लिए, गॉथिक शैली चर्चेस और स्कूल्स के लिए स्पेशली यूज होती है। घर वगैरह सादी और यूटिलिटी शैली में ही पसंद किए जाते हैं। वास्तु की हिस्ट्री इतनी बड़ी है, मुझे तो लगता था कि ये इन आर्किटेक्चर्स का बनाया हुआ जबरदस्ती का फंडा है। नितिन की बातें सुनते सुनते कॉफी का खाली मग लिए मैं काफी देर हैरानी से भरकर खड़ा रहा। जब नितिन ने बोलते बोलते मेरे हाथों से उसे लेना चाहा तो वो मग उसे देते हुए मैंने कहा, बनाया तो आर्किटेक्चर्स नहीं है, पर जबरदस्ती का फंडा नहीं, बल्कि सोच समझकर रिसर्च और प्रैक्टिकल्स करके सीखी हुई नॉलेज है। और ये तो वर्ल्ड हिस्ट्री थी। अभी तो तूने इंडियन वास्तु की खासियत तो सुनी ही नहीं। वो सुनेगा तो ये सोचकर पागल हो जाएगा कि हमारे पूर्वजों ने हमसे कितना पहले साइंस और आर्ट दोनों में इतनी तरक्की कर ली थी जो हम आज भी नहीं कर पाए। जवाब में नितिन ने कहा, साइंस और आर्ट? एक मिनट, वास्तु साइंस है या आर्ट? नितिन की बात पर मैंने चौंक कर पूछा तो वो बोला, दोनों। एक्चुअली दोनों का एक इंटेलिजेंट कॉम्बिनेशन। नितिन ने कहा तो जाहिर सी बात है कि मैंने उसे एक्सप्लेन करने के लिए कहा होगा। जवाब में उसने क्या कहा, यह सुनने के लिए आपको मुझसे वापस मिलना पड़ेगा कुकू एफएम ओरिजिनल्स वास्तुशास्त्र के नेक्स्ट एपिसोड में। उम्मीद है आप इसे किसी भी हालत में मिस नहीं करेंगे। तब तक सुनते रहिए कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। अजीब बात कर रहा है यार, या तो साइंस होगा या फिर आर्ट। दोनों कैसे हो सकता है? तेरी बात का ना तो कोई छोर है ना कोई और। समझ में नहीं आ रहा कि तेरी बात जा किस डायरेक्शन में रही है। मैंने नितिन का मजाक उड़ाते हुए कहा,
मेरी बात पर नितिन भी हंसता हुआ बोला, भाई जब कोई मुद्दा बहुत डीप हो जाता है ना, तो उसके ओर छोर पकड़ने एक्चुअली मुश्किल हो जाते हैं। पर ये डायरेक्शन वाली बात तूने बिल्कुल सही पकड़ी। वास्तु में एक्चुअली मेन इंपॉर्टेंस ही डायरेक्शंस यानी दिशाओं की है। अगर सच कहूं तो वास्तु गेम ही डायरेक्शंस का है। कभी साइंस, कभी आर्ट्स और अब गेम। भाई कहना क्या चाह रहा है? सही सही बताना, क्या बला है तेरा ये वास्तु? मैंने उसकी गोलमोल बातों से परेशान होकर पूछा। मैं ये कहना चाहता हूं कि वास्तुशास्त्र एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है। ये अपने आप में एक साइंस है। इस साइंस की खोज और डेवलपमेंट भी एंशिएंट टाइम में ही हुआ था। भारत में इसे वास्तुशास्त्र कहते हैं, वहीं तिब्बत, चीन और दक्षिण कोरिया में इसे फेंगशुई के नाम से जाना जाता है। एंशिएंट टाइम में वास्तुशास्त्र को ताड़पत्रों पर लिखते थे और विश्वविद्यालयों और गुरुकुलों की लाइब्रेरीज में रखते थे। ताड़पत्र असल में पेड़ के पत्ते होते हैं जिनका इस्तेमाल एंशिएंट टाइम में ग्रंथ लेख लिखने के लिए किया जाता था। इसी वजह से इस साइंस का एक बहुत बड़ा पार्ट चूहों ने और दीमकों ने खा लिया और इसीलिए यह साइंस पूरी तरह से कहीं मौजूद नहीं है। आज भी हमारे पास इसकी अधूरी जानकारी ही है। हाँ, मगर यह एकदम सही है कि इंडिया में इसका ओरिजिन देवताओं के आर्किटेक्चर देव शिल्पी विश्वकर्मा से हुआ था। यूं समझ ले कि जैसे बारिश के देवता इंद्र हैं, पानी के देवता वरुण देव और आग के देवता अग्निदेव हैं, ऐसे ही आर्किटेक्चर यानी वास्तु के देवता विश्वकर्मा है। चाहे रावण की नगरी लंका हो या उसका पुष्पक विमान, या फिर स्वर्गलोक की इंद्रपुरी, भगवान श्री कृष्ण की समुद्र नगरी द्वारिका और पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर, ये सब विश्वकर्मा के ही बनाए हुए हैं। ओडिशा का वर्ल्ड फेमस जगन्नाथ मंदिर तो विश्वकर्मा की क्राफ्ट्समैनशिप का इनक्रेडिबल एग्जाम्पल माना जाता है। विष्णु पुराण में भी कहा गया है कि जगन्नाथ मंदिर की अमेजिंग स्ट्रक्चरिंग से खुश होकर भगवान विष्णु ने उन्हें शिल्पावतार के रूप में सम्मानित किया था। और भगवान विश्वकर्मा का बनाया हुआ ये वास्तुशास्त्र बेस्ड है दिशाओं यानी डायरेक्शंस पर। हर डायरेक्शन की अपनी एनर्जी है जो दिन के अलग अलग टाइम और मौसमों के हिसाब से घर के अंदर पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी क्रिएट करती है। वास्तु इन्हीं एनर्जीज के सही कॉम्बिनेशंस हमारे घर में सही टाइमिंग के साथ एंट्री और एग्जिट करवाने का आर्ट है। ये आर्ट जो सीख लेता है उसका घर सही में जन्नत जैसा खूबसूरत हो जाता है, जैसे तुझे मेरा घर लगा। दिशाएं यानी अपनी चारों दिशाएं, ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ऐसा क्या स्पेशल इनमें? नितिन की बातों में मुझे अब इंटरेस्ट आ रहा था। 4 नहीं 10 दिशाएं। वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग दिशाएं सिर्फ 4 नहीं होती, बल्कि टोटल 10 दिशाएं होती हैं। नितिन ने फिर एक नई बात बताई जिस पर मैंने कंफ्यूज होकर पूछा, यार बचपन से लेकर अब तक तो सिर्फ 4 ही दिशाओं के नाम सुने थे, ये बाकी की 6 दिशाएं कब पैदा हो गईं? मेरी बात पर नितिन ने ठहाका लगाकर हंसते हुए कहा, पैदा नहीं हुई भाई, हमेशा से थी। मगर बाकी 6 दिशाओं की जरूरत हमें सिर्फ मकान बनवाते वक्त ही पड़ती है, जो हम लाइफ में मुश्किल से एक आध बार ही करते हैं, इसलिए हम इनके बारे में ज्यादा जान नहीं पाते। अच्छा, तो कौन कौन सी हैं वो बाकी की 6 दिशाएं? जरा मैं भी तो सुनूं। वास्तुशास्त्र के नजरिए से सोचते हुए हम 10 दिशाओं को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि ये शास्त्र बेसिकली दिशाओं पर ही बेस्ड है। वैदिक वास्तुशास्त्र में हर दिशा की एक स्पेसिफिक क्वालिटी बताई गई है। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण मेन दिशाएं तथा आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य एवं ईशान्य 4 उपदिशाएं या सब डायरेक्शंस, और बाकी 2 दिशाएं आकाश और पाताल है। इसलिए हर गाइडेंस दिशाओं से ही मिलता है। अपनी लाइफ को हैप्पी बनाना है तो वास्तुशास्त्र के इन इंपॉर्टेंट पार्ट्स, दिशा और उनकी क्वालिटीज को समझ लो। जैसे पूरब यानी पहले दर्जे की, उच्च दर्जे की यानी सबसे बेस्ट दिशा। पूर्व दिशा में अंधेरे का नाश और रोशनी की शुरुआत होती है। सारी दुनिया की नॉलेज, रोशनी की प्रोग्रेस की इंफॉर्मेशन देने वाली दिशा पूर्व है। हमारी जिंदगी की सारी एक्टिविटीज पूर्व में उगे सूर्य की रोशनी और हेल्दी, मन को खुश करने वाली किरणों से होती है। बारिश में जब बादल पूरे वातावरण को ढके रहते हैं और सूरज नहीं दिख पाता, उस समय इंसान का मन उदासी से घिरा होता है। पूर्व दिशा का मेन एलिमेंट यानी पूर्व दिशा में नीची जमीन या ढलान पर बाथरूम और साफ सफाई होने से हेल्थ बेनिफिट्स, गवर्नमेंट ऑब्लिगेशंस, एक्साइटमेंट और अधिकार मिलते हैं। घर के कमरों तथा सामने के बरामदे की सीढ़ियां पूर्व दिशा में होने से लग्जरीज और इंटेलिजेंस में फायदा होता है। पूर्व दिशा में किसी तरह का वास्तु दोष यानी किचन, टॉयलेट, ऊंची जगह, ऊंचाई की ओर जाती सीढ़ियां, ऊंची दीवार,
बाकी दिशाओं के कंपैरिजन में कम खाली जगह होने पर इनकम में कमी, एजुकेशनल प्रोग्रेस में रुकावट और हेल्थ में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दूसरी है आग्नेय दिशा। आग्नेय दिशा यानी कि पूर्व और दक्षिण की मेन दिशाओं के बीच में 450 डिग्री पर सिचुएटेड उपदिशा यानी सब डायरेक्शन। ये पंच महाभूतों यानी 5 ग्रेट एलिमेंट्स में से एक अग्नि यानी फायर की जगह है। अग्नि यानी एनर्जी, एनर्जी यानी पेस, पेस यानी प्रोग्रेस। वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग वास्तु यानी बिल्डिंग की आग्नेय दिशा में फायर एलिमेंट की स्थापना अर्थात किचन बनाना जरूरी है, क्योंकि फायर एलिमेंट का सबसे बेस्ट सब्स्टिट्यूट किचन के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता और घर में प्रगति होती है। अगर आग्नेय दिशा में एंट्री गेट होता है तो घर में पैसे की आमदनी खूब होती है, पर घर का मालिक उस पैसे का सुख कभी खुद नहीं भोग पाता। यह पैसा फालतू चीजों पर ही खर्च होता चला जाता है। फिर है दक्षिण दिशा। यह सच है कि दक्षिण दिशा जनरली अनलकी होती है, मगर यह बहुत अच्छी दिशा भी है। दक्षिण यानी द क्षीण यानी धीरे धीरे, क्षीण यानी कमजोर करने वाली दिशा। ऐसे घर में कंस्ट्रक्शन से 3-4 सालों तक खूब इनकम होती है। इस टाइम पीरियड में फाइनेंशियल प्रोग्रेस तेजी से होती है, जिसे हम इजी मनी कहते हैं। वो खूब मिलती है, लेकिन उसके बाद एक तरह से पैसे का आना रुक जाता है। हालात स्टेबल हो जाते हैं, ना बढ़ता है ना कुछ कम होता है, बस खर्चे में बाढ़ सी आ जाती है। 3-4 सालों के बाद मुश्किलों का साइक्लोन शुरू हो जाता है, जिससे भारी फाइनेंशियल नुकसान होता है। पर्सनल और प्रोफेशनल लॉस बड़े पैमाने पर उठाने पड़ते हैं। थोड़े शब्दों में कहूं तो दक्षिण दिशा के असर से आदमी थोड़े ही समय में करोड़पति बनकर भी गरीब रह जाता है। नैऋत्य दिशा। नैऋत्य दिशा दक्षिण और पश्चिमी दिशा के बीच की उपदिशा है। इस दिशा का एलिमेंट राक्षसी, पिशाची होने के कारण बहुत खराब माना जाता है। यह राक्षसी दिशा ही है। राक्षसी स्वभाव के इंसान के मन में बसकर उसे जकड़ कर रखती है, इंसान को हमेशा डराए रखती है, इसलिए उसके मन में गुस्सा और बेचैनी बैठ जाती है। मुश्किलों में कूदने, उसका सामना करने, अपने परिवार और काम को आगे बढ़ाने की इच्छा बढ़ जाती है। कम शब्दों में कहूं तो अष्टलक्ष्मी की धैर्य लक्ष्मी का इस दिशा में स्थान होने के कारण इंसान धीरज वाला, सहन शक्ति वाला, जिद्दी, सेल्फ कॉन्फिडेंट, स्पॉन्टेनियस, एलिजिबल और लीडरशिप करने वाला होता है। इस दिशा की राशि या सन साइन कन्या है। इस राशि के असर से इंसान किसी भी फेवरेबल या एडवर्स सिचुएशन में स्टेबल और न्यूट्रल रहता है। इसमें अपनी ही मस्ती में आगे बढ़ने का नेचर होता है। इसका फैक्टर प्लैनेट राहु केतु है, जिसे पाप ग्रह मानते हैं और जो हर कदम पर इंसान का टेस्ट लेता है। इसलिए नैऋत्य दिशा में बेडरूम होने से लैंडलॉर्ड वस्तु के असर से खूब गहरी नींद सोता है। इसके साथ ही पृथ्वी एलिमेंट के असर से उसमें आगे बढ़ने की सेल्फ पावर डेवलप होती है। नैऋत्य राक्षस का वाहन यानी ट्रांसपोर्टेशन नर यानी आदमी होता है, जो कंसिस्टेंटली प्रॉब्लम के सामने पड़ता रहता है। राहु केतु भी इंसान को हमेशा मुश्किल में डालने में लगे रहते हैं। हालांकि पेशेंस होने के कारण आगे बढ़ने की जिद, संयम और आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। पश्चिम दिशा। पश्चिम यानी पीछे की ओर आने वाली दिशा, सूर्यास्त की दिशा, जहां रोशनी कम और अंधेरा शुरू होता है, वो दिशा। पश्चिम दिशा में एंट्री गेट वाले घर का मालिक कड़ी मेहनत के बावजूद बहुत कम गुडविल बना पाता है। सभी 8 दिशाओं में से सबसे ज्यादा खराब रिजल्ट्स देने वाली ये पश्चिम दिशा है। पश्चिम दिशा के गेट वाले घर में रहने वाले लोग गरीब, इंसल्टेड, अनएक्साइटेड, कर्ज में डूबे हुए और मुसीबतों से घिरे हुए होते हैं। जितनी मेहनत करके बाकी लोग खूब प्रोग्रेस कर सकते हैं, उतनी मेहनत करके ये इंसान सेटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस भी नहीं कर पाते। पश्चिम दिशा मर्दों के बजाय औरतों के लिए कुछ अच्छी और बेनिफिशियल होती है। हमेशा तो नहीं, पर यह दिशा औरतों के लिए ज्यादातर अच्छे रिजल्ट देने वाली होती है। अगर कोई बिल्डिंग किसी औरत के नाम पर है तो वो कंपैरेटिवली लकी होता है। ऐसे वास्तु में अगर बिजनेस करना हो तो औरत के नाम से औरतों की यूटिलिटी वाली चीजों का बिजनेस प्रॉफिटेबल होता है। नाउ वायव्य दिशा। अपने नाम की तरह ही वायव्य दिशा में वायु यानी एयर का स्थान खुद ही समझ में आ जाता है। पश्चिम और उत्तर के बीच में यह दिशा होती है। कंपास में 3150 डिग्री पर सिचुएटेड यह उपदिशा यानी सब डायरेक्शन है। एयर एलिमेंट का स्थान यानी दिशा पालक यानी दिशाओं के स्वामी वायुदेव का स्थान। उनकी नगरी गंधवती यानी वायु और गंध के अटूट कनेक्शन बताने वाली दिशा। अपनी जिंदगी में वायु यानी हवा की इंपॉर्टेंस के बारे में सोचने पर आसानी से समझ में आ जाएगा कि यह हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। मतलब यह कि वायु सांस के रूप में एक जिंदगी देने वाला एलिमेंट है। वायु के बिना हम कुछ पल ही जिंदा रह सकते हैं।
आपसी रिश्तों में कॉर्डियलिटी और तालमेल पर वायव्य दिशा का बहुत असर पड़ता है। वायव्य दिशा में वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग बड़े बच्चों का बाथरूम, मेहमानों का कमरा, स्टडी रूम, डाइनिंग रूम, टॉयलेट, पेट्स के लिए जगह, सेप्टिक टैंक, जीना, अनाज रखने का कोठार, ये सब बनाना उत्तम होता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में मार्केटिंग हेड्स, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज और जिन चीज़ों को बेचना है उसको इस दिशा में अच्छी तरह से लगाना चाहिए। ऐसा करना बिजनेस के लिए अच्छा होता है। अब आती है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा में कई तरह में अपना नाम सही साबित करने वाली दिशा है। इस दिशा में कई सवालों का जवाब मिल जाता है, शायद तभी इसे उत्तर कहते हैं। कोई भी सवाल मुश्किल नहीं पैदा करता, हर एक प्रश्न का क्विक आंसर इस दिशा में मिलता है। अष्टलक्ष्मी की धन लक्ष्मी का स्थान इस दिशा में होता है। कुबेर और लक्ष्मी का एक साथ होना महावैभव, महाऐश्वर्य, धन लक्ष्मी की कृपा का सिंबल माना जाता है। इस दिशा से मिलने वाला पैसा सात्विक और अच्छे मार्ग से आया हुआ होता है। यह पैसा लॉन्ग टर्म तक टिकाऊ भी होता है। उत्तर दिशा से आया वैभव चंचल नहीं होता, ध्रुव तारे की तरह स्टेबल और टिकाऊ होता है। साइंटिफिक एंगल से भी उत्तर दिशा बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि पृथ्वी का इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फोर्स का सेंटर इसी दिशा में होता है। इसी तरह सुबह सुबह उगते हुए सूर्य के किरणों में मौजूद अल्ट्रा वायलेट किरणों का असर इस दिशा में सर्वाधिक पड़ता है। इसलिए उत्तर दिशा में ज्यादा से ज्यादा खुली और नीची जगह होना अच्छा माना जाता है। इसके असर से बढ़िया एटमॉस्फेयर बनता है और काम में भी आपकी गुडविल बढ़ती है। उत्तर दिशा में एंट्रेंस गेट, दीवान खाना, बाथरूम, पूजा घर, खाली जगह, छोटे बच्चे या बुजुर्ग लोगों का बेडरूम, पैसे की तिजोरी, स्टडी रूम, अंडरग्राउंड पानी की टंकी वगैरह अच्छी मानी जाती है। ईशान दिशा, ये दिशा ईश तत्वों की यानी भगवान की दिशा है। ये बेहद पूजनीय, खुशियां देने वाली और यश देने वाली दिशा है। हर तरह से परफेक्ट होने के कारण इस दिशा में विद्या, बुद्धि, ऐश्वर्य, लक, औलाद का सुख, यश, हेल्थ और लंबी उम्र की कैपेसिटी है। इस दिशा में एंट्री गेट, दीवान खाना, पूजा घर, बाथरूम, स्टडी रूम, सीनियर सिटीजन्स का बेडरूम, अंडरग्राउंड पानी की टंकी, ज्यादा से ज्यादा खाली जगह, ढलान, हरे भरे पत्तों वाले छोटे छोटे पौधे, दीवार में खिड़की जिनसे होकर सुबह सुबह में सूर्यदेव की किरणें अंदर आती हो, अच्छा माना जाता है। इससे घर का प्योरिफिकेशन, डिसइंफेक्शन और हैप्पी एटमॉस्फेयर बनता है। ईशान्य दिशा में अंडरग्राउंड पानी की टंकी प्रोग्रेस का सिंबल मानी जाती है। किसी भी कंस्ट्रक्शन का इनॉग्रेशन ईशान्य दिशा में अंडरग्राउंड पानी की टंकी बनाने के साथ करना चाहिए। यह अच्छा होता है। जमीन खरीदते समय अगर वो ईशान्य दिशा की ओर अधिक फैलाव वाली हो तो उसे अवश्य खरीदना चाहिए। वो अत्यंत लाभकारी होती है। और यह कहकर नितिन ने एक लंबी सांस ली और सामने दीवार घड़ी की तरफ देखा तो वो चौंक कर बोला, अरे यार, बातें करते करते इतना टाइम हो गया, पता ही नहीं चला। चल नीचे चलते हैं, सारे मेहमान इंतजार कर रहे होंगे। उस दिन नितिन की बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, बिल्कुल इसी तरह जैसे अभी आप सोच रहे हैं। नितिन की बातें तो खत्म हो गई थी पर मेरे सवाल नहीं। इसलिए मैंने नितिन से कहा, लेकिन भाई मेरे सवाल अभी खत्म नहीं हुए, मुझे और भी बहुत कुछ जानना है वास्तु के बारे में। जैसे? नितिन ने सीढ़ियां उतरते हुए मुझसे पूछा। मैंने कहा, जैसे यही कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा घर वास्तु के अकॉर्डिंग बना हुआ है या नहीं, और अगर नहीं तो उससे मुझे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर कुछ गलत बना हुआ है तो वो सही कैसे होगा। हाँ, तो उसके लिए मैं तेरे घर आकर घर की बनावट देखकर तुझे बता दूंगा कि तुझे अपने घर के नक्शे में क्या क्या और कैसे सही करना है। अभी नीचे चल, वरना तेरी भाभी और बाकी सारे मेहमान मिलकर मेरा नक्शा बिगाड़ देंगे। नितिन की इस बात पर मैं खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया और उसके साथ नीचे आ गया। वहां बाकी मेहमान हमारा इंतजार कर रहे थे, पर कई सारे सवाल मेरे दिमाग में खलबली मचा रहे थे, बिल्कुल जैसे आपके दिमाग में मचा रहे। और इन सब सवालों के मुझे क्या जवाब मिले वो मैं आपको बताऊंगा कुकू एफएम ओरिजिनल्स वास्तुशास्त्र के अगले एपिसोड में। तब तक सुनते रहिए कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। जब से मैं नितिन के घर से अपने घर वापस आया हूं, ऐसा लग रहा है कि बस मैं फिजिकली ही वापस आया हूं। मेंटली तो मैं अभी भी उसके घर में ही हूं। ना सिर्फ उसके घर में बल्कि उन्हीं बातों में उलझा हूं जो वो बता रहा था। बल्कि अब तो अपने घर की कोई चीज देखता हूं तो लगता है कि ये सही है या नहीं। मेरे घर का एंट्री गेट सही है क्या? किचन सही जगह बना हुआ है? शायद ये टॉयलेट सही नहीं है, और नहीं तो क्या, तभी तो इतने झगड़े होते रहते हैं मेरी अपनी बीवी के साथ। और ये सब सोचते सोचते मैं इतना पागल हो गया कि मुझसे रहा नहीं गया, और मैंने अगले ही दिन नितिन को फ़ोन करके शाम को घर बुला लिया। वो भी ऑफिस से लौटते हुए चाय पीने के लिए रुक गया। चाय का कप उसे पकड़ाते हुए मैंने उसे साफ कह दिया कि वास्तु के बारे में अपनी क्यूरियोसिटी को और रेजिस्ट कर पाना अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं रहा है।
इसलिए मैंने सीधा उससे कहा, भाई पहले एक नज़र मेरे घर पर मार कर बता कि मेरे घर में ऐसा क्या वास्तु डिफेक्ट है कि ना घर में शांति और ना बिजनेस में तरक्की। मेरी इस बात पर वो ऐसे हंसा जैसे मैंने कोई जोक मारा हो। फिर थोड़ा काम डाउन होते हुए बोला, अरे भाई मैं कोई वास्तुशास्त्र स्पेशलिस्ट या आर्किटेक्चर थोड़े ना हूँ, मैं तो बस अपना घर बनवाने के प्रोसेस में जो थोड़ा बहुत सीखा हूँ वो बता रहा हूँ। अपने घर की प्रॉब्लम्स को समझने और उसका सल्यूशन ढूंढने के लिए तुम्हें किसी प्रोफेशनल आर्किटेक्चर की सर्विसेज लेनी पड़ेंगी। अरे यार तू ज़्यादा भाव मत खा, प्रोफेशनल आर्किटेक्चर अभी इतने छोटे से काम के लिए मुंह फाड़ के पैसे मांग लेगा, तो ये कुछ बता देना। मैंने थोड़ा बेसब्र होते हुए कहा, यार देख, जिस काम को तू छोटा समझ रहा है रियलिटी में वो इतना बड़ा काम है कि तेरी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर तेरी प्रॉब्लम्स को समझकर उनका सही सॉल्यूशन देने वाला सही आदमी तुझे मिल जाए, अगर वो आदमी अपनी एक सही फीस लेकर तुझे सही सॉल्यूशन दे देता है, तो तुझे इतना फायदा हो सकता है कि वो फीस तुझे बहुत कम लगेगी। और मेरे जैसे किसी कम नॉलेज वाले इंसान की आधी अधूरी फ्री की कंसल्टेंसी लेकर अगर भगवान ना करे तुझे कुछ नुकसान हो गया, तो वो इस फीस से कहीं ज्यादा भी हो सकता है। इसलिए मेरी बात मान, किसी प्रोफेशनल आर्किटेक्चर की ही सर्विसेज ले, फायदा ही होगा तुझे। एंड डोंट वरी, कुछ बेसिक सोल्यूशंस हैं जो मैं तुझे सजेस्ट कर देता हूं। ये ऐसी रेमेडीज हैं जिन्हें कोई भी कर सकता है और इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। जैसे मैंने नितिन को और कुरेदने की कोशिश की। जैसे नितिन ने इधर उधर देखा और फिर सामने दीवार पर लगी घड़ी को देखते हुए कहा, जैसे वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग घर में घड़ी लगाते वक्त भी डायरेक्शन और बाकी बातों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। घर की दक्षिण दिशा को घड़ी लगाने के लिए खराब मानते हैं। इस दिशा में घड़ी लगाने से अच्छा भला करियर डूब जाता है। वहीं ऐसा भी माना जाता है कि घर की दक्षिण दीवार में लगा आईना घर की औरतों को दुख देता है। इसकी वजह से घर की बहू बेटियां कभी खुश नहीं रहती। वॉल क्लॉक को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में ही लगाना चाहिए। कहते हैं इससे घर में खुशियां आती है और धन संपत्ति बढ़ती जाती है। इसके अलावा घर में खिड़कियां बनवाते वक्त भी वास्तु डिफेक्ट को ध्यान में रखना चाहिए। कहते हैं कि घर की दक्षिण दिशा में बनी खिड़कियां नेगेटिव एनर्जीज लाती हैं। घर के लोग बीमारियों से घिरे रहते हैं और झगड़े होते रहते हैं। साथ ही घर के बच्चे पढ़ लिख कर भी बहुत पीछे रह जाते हैं। और हाँ, वास्तु के अकॉर्डिंग अगर तुम पश्चिम की ओर मुंह करके सोते हो तो तुम्हें बुरे सपने आ सकते हैं। पेट से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं। नींद नहीं आने पर आदमी चिड़चिड़ा रहता है और उसके शरीर में आलस बना रहता है। ऐसा होने से घर में नेगेटिव एनर्जीज ज्यादा रहती है। इसलिए हमेशा दक्षिण दिशा में मुंह करके ही सोना चाहिए। इससे नेचर में बदलाव और अच्छी नींद दोनों आएंगे। घर के उत्तर पूर्व कोने में कभी भी कचरा मत इकट्ठा होने दो और ना ही इधर उधर कोई भी भारी मशीन रखो। यह भी एक वास्तु दोष ही है। अपना वंश बढ़ाना चाहते हो तो मेन गेट पर अशोक का वृक्ष दोनों तरफ लगाओ। फर्क तुम्हें खुद ब खुद नजर आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हारा टॉयलेट। वैसे तो घर में टॉयलेट बनवाने के लिए सबसे अच्छी दिशा दक्षिण पश्चिम मानी जाती है, लेकिन अगर घर के पूर्व में टॉयलेट बनवाना पड़ गया हो और कोई ऑप्शन बाकी ना हो तो टॉयलेट सीट को इस तरह लगवा लो कि उस पर बैठते वक्त पश्चिम या दक्षिण की ओर मुंह करके बैठ सके। इससे घर की नेगेटिव एनर्जी की जगह पॉजिटिव एनर्जी ले लेगी और आपके सारे काम बनने लगेंगे। और इन सब के अलावा अगर घर में कोई वास्तु डिफेक्ट है और इस डिफेक्ट के कारण तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो इसे खत्म करने के लिए घर के दक्षिण पूर्व की डायरेक्शन में मिट्टी के घड़े में पानी भर के रख दो। जिन घरों में रोशनी अच्छे से आती है वहां पर ज्यादा वक्त के लिए नेगेटिव एनर्जी टिक नहीं पाती। घर की उत्तर पश्चिम दिशा को वायव्य कोण कहते हैं और यह दिशा वायु देवता की टेरिटरी है। ऐसे में इस डायरेक्शन में भरपूर रोशनी से वास्तु डिफेक्ट को खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिशा में भूलकर भी टूटे फूटे या बेकार हो चुके सामान को कभी नहीं रखना चाहिए। एक स्वास्तिक का निशान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपने हिंदू धर्म में स्वास्तिक के निशान को बहुत ही शुभ मानते हैं। जिन घरों में स्वास्तिक के निशान बने होते हैं वहां पर नेगेटिव एनर्जी का वास नहीं होता। वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग यदि घर के मेन गेट पर स्वास्तिक का साइन बना दिया जाए तो उस घर के वास्तु डिफेक्ट भी खत्म हो जाते हैं। इस घर का मेन गेट बहुत ही खास होता है क्योंकि इसी के जरिए पॉजिटिव एनर्जी घर के अंदर आती है। इसलिए घर का मेन गेट हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। मान लो कि अगर तुम्हारी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है तो घर के मेन गेट पर रात के वक्त एक लोटे में पानी और नमक डालकर रख दो, फिर इसे सुबह उठकर कहीं दूर फेंक दो। इससे जल्दी ही तुम्हारी फाइनेंशियल सिचुएशन में पॉजिटिव सुधार देखने को मिलेगा। और एक शाम के टाइम पर नैऋत्य कोण में दीपक जलाने से भी घर के वास्तु डिफेक्ट समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे उपाय, जैसे कि पहले घर के अच्छे से सफाई करके पानी में हल्दी को घोल लो, फिर उसे पान के पत्ते से घर में हर स्थान पर छिड़क दो।
हल्दी की जगह आप गंगा जल भी यूज कर सकते हो। वास्तुशास्त्र में उस घर को अच्छा माना जाता है जिसमें रोज सूर्य की किरणें और क्लीन एयर आती हो। अगर घर की खिड़कियां हमेशा बंद रहती हैं तो उससे वास्तु डिफेक्ट और नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न होती है। ऐसे में रोज सुबह कुछ वक्त के लिए खिड़की और दरवाजे खोल दिया करो। पूजा करने की जगह खराब फूल, फल या कोई पूजन सामग्री नहीं छोड़नी चाहिए। हर दिन उसकी साफ सफाई करनी चाहिए, नहीं तो उससे वास्तु डिफेक्ट उत्पन्न होता है। साथ ही कभी भी देवी और देवता की तस्वीर आमने सामने भी नहीं रखनी चाहिए। यह भी वास्तु डिफेक्ट का कारण होती है। अगर आपको लगता है कि घर में किसी प्रकार का वास्तु डिफेक्ट है तो हर दिन पूजा के वक्त शंख और घंटियां बजाया करें। इससे वास्तु डिफेक्ट और नेगेटिविटी दोनों ही दूर होते हैं। घर के उत्तर डायरेक्शन में हरे पेड़ पौधे रखने या दक्षिण पूर्व डायरेक्शन यानी आग्नेय कोण में लाल घोड़े के जोड़ों की तस्वीर लगाने से फाइनेंशियल सिचुएशन और इंप्रूव होती है। मकान के ब्रह्मस्थान या फिर ईशान कोण में स्फटिक श्री यंत्र की स्थापना करवाइए। यह वास्तु डिफेक्टों को दूर करने के साथ साथ जमीन जायदाद और इनकम को बढ़ाने में भी हेल्प करता है। घर के उत्तर पूर्व डायरेक्शन में कबाड़, कचरा, भारी सामान आदि रखने से वास्तु डिफेक्ट होता है। इस स्थान को साफ सुथरा रखने से फैमिली में सुख और शांति बनी रहती है। बस भाई, इससे ज्यादा अगर मैं जानता तो मैं भी प्रोफेशनल आर्किटेक्ट की कंसल्टेंसी फीस लेना शुरू कर देता। मगर आई सीरियसली होप एंड प्रे फॉर यू कि तुझे जल्दी से जल्दी तेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। यह कहते हुए नितिन ने अपना बैग उठाया और मुझसे हाथ मिलाकर बाहर खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। मैं सोचने लगा कि वास्तु का यह सफर अब तो अच्छी तरह से पूरा करना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने गाड़ी में बैठते नितिन से पूछा, सुन, वो तेरे प्रोफेशनल आर्किटेक्चर का नंबर मुझे व्हाट्सएप कर देना। उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और आंखों से हाँ कहकर अपनी गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ गया। मैं मुड़कर अपने घर के अंदर घुसा तो मेरा फोन बीप बीप करके बज उठा। देखा तो व्हाट्सएप पर नितिन का मैसेज था। उसने आर्किटेक्चर का नंबर भेज दिया था। सुबह फोन करता हूं, ये सोचकर मैं भी अपने बेडरूम की ओर बढ़ गया। अब आर्किटेक्चर को फोन करके उससे अपने घर का नक्शा बदलवाना था मुझे। सिर्फ घर का ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी का भी। ये और बात है कि मुझे तो पूरी रात ये सोच सोच कर नींद ही नहीं आई कि पता नहीं उसके चेंजेस से मुझे कोई फायदा होगा भी या नहीं। आप भी अगर यही सोच रहे हैं तो थोड़ा रुकिए, आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा कुकू एफएम ओरिजिनल के नेक्स्ट एपिसोड में। ओनली ऑन कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। नितिन से आर्किटेक्चर का नंबर लेकर मैंने अगले ही दिन उससे कांटेक्ट किया और उससे मिलने उसके ऑफिस पहुंच गया। रिसेप्शन पर एक बेहद खूबसूरत लड़की ने मुझे बड़ी ही इज्जत के साथ सामने रखे काउच पर बैठने को कहा और बड़ी ही पोलाइटली मुझे थोड़ा वेट करने को बोली। क्योंकि आर्किटेक्चर राजेंद्र पुरोहित शायद अपनी पहले वाली मीटिंग से अभी तक फ्री नहीं हुए थे। मेरे लिए उस लड़की ने कॉफी भिजवाई तो मैं रिसेप्शन के इंटीरियर को देखकर यही सोच रहा था कि यार, ये तो बहुत महंगा आर्किटेक्चर होगा। इसकी तो फीस ही मेरे घर की कॉस्टिंग से ज्यादा होगी। वाकई उसके ऑफिस का इंटीरियर था ही इतना खूबसूरत। और तभी मेरी नजर सामने लगी उस पेंटिंग पर पड़ी जिसके आगे एक छोटा सा दीपक जल रहा था। पेंटिंग के नीचे लिखा था ओम विश्वकर्माय नमः। तो ये थे विश्वकर्मा भगवान जिन्होंने वास्तुशास्त्र का कॉन्सेप्ट सोचा था। पेंटिंग के नीचे लिखे मंत्र को पढ़ते पढ़ते मेरे मुंह से अपने आप ही निकल गया, एग्जैक्टली विश्वकर्मा, द ग्रेट लॉर्ड ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप। आवाज सुनकर मैं पीछे पलटा तो एक बुजुर्ग अंकल हाथों में छड़ी पकड़े स्माइल कर रहे थे। इंट्रोडक्शन हुआ तो पता चला कि वही वो आर्किटेक्चर राजेंद्र पुरोहित हैं जिनसे मिलने के लिए मैं वहां वेट कर रहा था। वर्ल्ड के ओल्डेस्ट टेक्निकल इंसाइक्लोपीडियाज का क्रिएटर भी विश्वकर्मा को ही माना गया है। इनमें न केवल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, रथ वगैरह, गाड़ियां बनाना, बल्कि अलग अलग रत्नों के असर, यूजेस वगैरह की भी डिटेल्स हैं। देव शिल्पी के विश्वकर्मा प्रकाश को वास्तु मैकेनिज्म की बेस्ट किताब माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सभी माइथोलॉजिकल क्रिएशंस भगवान विश्वकर्मा ने ही बनाए हैं। भगवान विश्वकर्मा के जन्म को देवताओं और राक्षसों के बीच हुए समुद्र मंथन से माना जाता है। माइथोलॉजिकल एरा के अस्त्र और शस्त्र भी भगवान विश्वकर्मा के ही बनाए हुए हैं। इंद्र के अस्त्र वज्र का निर्माण भी उन्होंने ही किया था। आर्किटेक्चर पुरोहित जी अब मुझे अपने कैबिन में ले आए थे।
मैं उनकी टेबल के सामने रखे सोफे पर बैठा हुआ था और वो मुझे विश्वकर्मा भगवान के बनाए हुए बेमिसाल क्रिएशंस की कहानियां बता रहे थे। भगवान विश्वकर्मा को वास्तुशास्त्र और टेक्निकल नॉलेज का पिता माना जाता है। माइथोलॉजिकल एविडेंसेस के अकॉर्डिंग यमपुरी, वरुणपुरी, कुबेरपुरी को बनाने का क्रेडिट भी विश्वकर्मा को ही जाता है। माइथोलॉजिकल कहानियों में इन खूबसूरत शहरों के कंस्ट्रक्शन के इंटरेस्टिंग किस्से मिलते हैं। उड़ीसा का वर्ल्ड फेमस जगन्नाथ मंदिर तो विश्वकर्मा के क्राफ्ट्समैनशिप का बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। विष्णु पुराण में बताया गया है कि जगन्नाथ मंदिर के बेइंतहा खूबसूरत कंस्ट्रक्शन से खुश होकर भगवान विष्णु ने उन्हें शिल्पावतार के रूप में सम्मानित किया। माना जाता है कि विश्वकर्मा ने ही लंका बनाई थी। इसके पीछे कहानी यह है कि भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए भगवान विश्वकर्मा को एक महल बनाने को कहा, तो विश्वकर्मा ने सोने का महल बना दिया। उस महल की गृह प्रवेश पूजा करवाने के लिए भगवान शिव ने रावण को बुलाया, क्योंकि रावण महापंडित और 4 वेदों का मास्टर था। रावण महल को देखकर उसे पाने को मचल उठा, और जब भगवान शिव ने उससे दक्षिणा में कुछ देने को कहा तो उसने महल ही मांग लिया। भगवान शिव ने उसे महल दे दिया और खुद वापस पर्वतों पर चले गए। इसी तरह स्कंद पुराण में उन्हें देवयानों यानी देवताओं के रथ डिजाइन करने वाला बताया गया है। स्कंद पुराण में ही एक जगह और लिखा है कि वो क्राफ्ट्समैनशिप के इतने बड़े जानकार थे कि पानी पर चल सकने वाली खड़ाऊ भी बना सकते थे। माना जाता है कि एंशिएंट टाइम में जितने भी फेमस शहर और कैपिटल्स थीं, उनका वास्तुशिल्प भी विश्वकर्मा ने ही डिजाइन किया था। दुनिया के पहले एंकर, क्राफ्ट्समैन और दुनिया के पहले टेक्निकल ग्रंथ लिखने वाले भगवान विश्वकर्मा ने देवताओं की सिक्योरिटी के लिए अस्त्र शस्त्र बनाए। विष्णु को चक्र, शिव को त्रिशूल, इंद्र को वज्र, हनुमान को गदा और कुबेर को पुष्पक विमान भी विश्वकर्मा ने ही दिए थे। सीता स्वयंवर में जिस धनुष को भगवान श्री राम ने तोड़ा था, वो भी विश्वकर्मा के हाथों बना था। जिस रथ पर चढ़कर अर्जुन दुनिया को भस्म करने की शक्ति रखते थे, उसे भी विश्वकर्मा ने ही बनाया था। पार्वती के विवाह के लिए जो मंडप और वेदी बनाई थी, वो भी विश्वकर्मा की ही तैयार की हुई थी। विश्वकर्मा शिल्प शास्त्र के आविष्कारक और बेस्ट स्कॉलर माने जाते हैं, जिन्होंने देवताओं के सारे विमान बनाए और जिनकी बनाई हुई शिल्प विद्या को सीखकर हजारों शिल्प कलाकार आज भी अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, जैसे मैं। पुरोहित जी ने रुककर टेबल से ग्लास उठाया, पानी पिया और फिर आगे बोले, हमारे स्क्रिप्चर्स में विश्वकर्मा को दुनिया बनाने वाले ब्रह्मा का वंशज माना गया है। ब्रह्मा के बेटे धर्म और धर्म के पुत्र वास्तुदेव थे, जिन्हें शिल्प शास्त्र का आदि पुरुष कहा जाता है। इन्हीं वास्तुदेव की अंगिरसी नामक पत्नी से विश्वकर्मा का जन्म हुआ। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए विश्वकर्मा भी वास्तुकला के महान आचार्य बने। मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी और देवज्ञ इनके पुत्र हैं। इन 5 पुत्रों को कंस्ट्रक्शन क्राफ्ट के अलग अलग एरियाज में स्पेशलिस्ट माना जाता है। विश्वकर्मा को वैदिक देवता के रूप में सब मानते हैं। इनको
डेली लाइफ के लिए जरूरी चीजों का डिजाइनर और ओरिजिनेटर भी कहा गया है। अपनी स्पेसिफिक नॉलेज एंड इंफॉर्मेशंस के कारण देव शिल्पी विश्वकर्मा को सिर्फ हम लोग ही नहीं बल्कि देवता भी पूजते हैं। देवता, नर, असुर, यक्ष और गंधर्व सभी उन्हें बहुत रेस्पेक्टेबल कंसिडर करते हैं। इनकी गिनती सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट देवों में होती है। मान्यता है कि भगवान विश्वकर्मा के पूजन अर्चन किए बिना कोई भी टेक्निकल काम शुभ नहीं माना जाता। इसी कारण कई कामों में यूज आने वाले औजारों, कल कारखानों और अलग अलग इंडस्ट्रीज में लगी मशीनों का पूजन विश्वकर्मा जयंती पर करते हैं। विश्वकर्मा के सही तरीके से पूजन और उनके बताए वास्तुशास्त्र के नियमों को फॉलो करके बनवाए गए मकान और दुकान शुभ फल देने वाले माने जाते हैं। इनमें कोई वास्तु दोष नहीं माना जाता। ऐसी मान्यता है कि ऐसे बिल्डिंग्स में रहने वाला सुखी और संपन्न रहता है और ऐसी दुकानों में कारोबार फलता फूलता है। इसी कारण बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक और दिल्ली आदि कई जगहों पर हर साल भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर धूमधाम से इनकी पूजा अर्चना होती है। इस मौके पर विश्वकर्मा समाज के लोग इनकी शोभा यात्रा भी निकालते हैं। इसलिए विश्वकर्मा पूजन भगवान विश्वकर्मा को समर्पित एक दिन है। हर साल 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती मनाते हैं। यह दिन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड और इंडियन आर्टिस्ट, मजदूरों, इंजीनियर्स सबके लिए बड़ा खास है। भारत के कई हिस्सों में इस दिन काम को बंद रखते हैं और खूब पतंगबाजी करते हैं। कई स्टेट्स की सरकार विश्वकर्मा जयंती पर अपने एम्प्लॉइज को पेड लीव्स देती हैं। इसीलिए विश्वकर्मा पूजन भगवान विश्वकर्मा को डेडिकेटेड एक दिन है। और ये सब इसलिए क्योंकि विश्वकर्मा सिर्फ एक भगवान नहीं बल्कि एक थॉट प्रोसेस है, एक सोच है, जिसे अगर आपने अपना घर बनवाने में यूज किया तो आपका घर हर उस क्वालिटी से लेस होगा जो एक आइडियल घर में होनी चाहिए। आर्किटेक्चर पुरोहित जी की बातें सुनकर मैं समझ चुका था कि वास्तु के नजरिए से अपने घर को रीअरेंज करना कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने उन्हें अगले दिन अपने घर आने का ही इनविटेशन दे दिया ताकि वो खुद अच्छी तरह से देख और समझ लें कि मेरा घर कैसे एक ऐसा खूबसूरत आशियाना बन सकता है जिसमें पॉजिटिव वाइब्स, खुशियों की बाढ़ और सुकून की बहार हो। अपने घर के लिए ऐसा सपना आखिर कौन नहीं देखना चाहेगा। अब पुरोहित जी ने मेरे घर आके क्या देखा, क्या प्रॉब्लम्स फाइंड आउट की और उनके क्या सॉल्यूशंस मुझे बताए। अगर आप भी ये जानने के लिए क्यूरियस हैं तो कुकू एफएम ओरिजिनल्स वास्तुशास्त्र के अगले एपिसोड को किसी भी हालत में मिस मत करिएगा, क्योंकि असल कहानी तो अब शुरू होती है। यस, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सुनते रहिए कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। अगले दिन पुरोहित जी ने मेरे घर पर आकर तसल्ली से पूरे घर का जायजा लिया। बहुत देर तक वो हर एक चीज अपनी डायरी में नोट करते रहे। फिर उन्होंने मुझे जो जो बताया उसे सुनकर मैं एकदम हैरान रह गया, क्योंकि जो जो प्रॉब्लम्स उन्होंने मेरे घर के कंस्ट्रक्शन में बताए थे वो सभी उन मुश्किलों के जिम्मेदार थे जो मुझे फेस करनी पड़ रही थी। वो तो मुझे कह रहे थे कि अभी छोटी छोटी रेमेडीज से कुछ प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाला जाए और बाद में जब मुझे ठीक लगे तो पूरे घर का कंस्ट्रक्शन एक बार फिर नए सिरे से करवाया जाए। पर मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स को अब एक साथ खत्म करने के मूड में था। वैसे भी बच्चे बड़े हो रहे थे, उनके लिए अलग से रूम्स बनवाने ही थे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक साथ सब कुछ करवा लिया जाए।
इसलिए मैंने पुरोहित जी से कहा कि मैं अपने इस घर को पूरी तरह ठंडा करवा के फिर से बनवाना चाहता हूं। लगभग 15 दिन बाद अपने घर को नई शक्ल देने का अभियान शुरू हुआ। सबसे पहले मेरे मौजूदा घर को एकदम डीकंस्ट्रक्ट करके जमीन की टेस्टिंग की गई। चौंक गए ना आप? मैं भी चौंक गया था जब मुझे यह पता चला कि घर बनवाने से पहले जमीन की टेस्टिंग उतनी ही जरूरी है जितनी बाकी चीजों की, बल्कि ये तो सबसे पहला काम होता है। वास्तु के अकॉर्डिंग जमीन की जांच करते वक्त क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, इसके लिए पुरोहित जी ने कहा, सुगंधा ब्राह्मणी भूमि, रक्तगंधा तु क्षत्रिय, मधुगंधा भवेद वैश्य, मध्यगंधा च शूद्रिका। वशिष्ठ और नारद जैसे ऋषियों ने मिट्टियों के रंग के बेसिस पर इन मिट्टियों की खुशबू को नाम दिया है। जैसे सफेद मिट्टी हो तो वो घी की खुशबू वाली और ब्राह्मण जमीन वाली होती है। लाल मिट्टी खून की गंध वाली क्षत्रिय जमीन मानी जाती है। हरी मिट्टी अनाज की गंध वाली वैश्य या बनिया जमीन, और काली मिट्टी शराब की गंध वाली शूद्र जमीन मानी जाती है। पुरोहित जी ने बताया कि जनरली लोग आर्किटेक्ट को जमीन लेने के बाद मकान का नक्शा बनवाने के लिए बुलवाते हैं, जबकि होना यह चाहिए कि आर्किटेक्ट को सबसे पहले बुलाकर जमीन दिखाई जाए और फिर उसे फाइनल किया जाए। रंग के अलावा मिट्टी की टेस्टिंग। अगले दिन पुरोहित जी ने मेरे घर पर आकर तसल्ली से पूरे घर का जायजा लिया। बहुत देर तक वो हर एक चीज अपनी डायरी में नोट करते रहे। फिर उन्होंने मुझे जो जो बताया उसे सुनकर मैं एकदम हैरान रह गया, क्योंकि जो जो प्रॉब्लम्स उन्होंने मेरे घर के कंस्ट्रक्शन में बताए थे वो सभी उन मुश्किलों के जिम्मेदार थे जो मुझे फेस करनी पड़ रही थी। वो तो मुझे कह रहे थे कि अभी छोटी छोटी रेमेडीज से कुछ प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाला जाए और बाद में जब मुझे ठीक लगे तो पूरे घर का कंस्ट्रक्शन एक बार फिर नए सिरे से करवाया जाए। पर मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स को अब एक साथ खत्म करने के मूड में था। वैसे भी बच्चे बड़े हो रहे थे, उनके लिए अलग से रूम्स बनवाने ही थे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक साथ सब कुछ करवा लिया जाए। इसलिए मैंने पुरोहित जी से कहा कि मैं अपने इस घर को पूरी तरह ठंडा करवा के फिर से बनवाना चाहता हूं। लगभग 15 दिन बाद अपने घर को नई शक्ल देने का अभियान शुरू हुआ। सबसे पहले मेरे मौजूदा घर को एकदम डीकंस्ट्रक्ट करके जमीन की टेस्टिंग की गई। चौंक गए ना आप? मैं भी चौंक गया था जब मुझे यह पता चला कि घर बनवाने से पहले जमीन की टेस्टिंग उतनी ही जरूरी है जितनी बाकी चीजों की, बल्कि ये तो सबसे पहला काम होता है। वास्तु के अकॉर्डिंग जमीन की जांच करते वक्त क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, इसके लिए पुरोहित जी ने कहा, सुगंधा ब्राह्मणी भूमि, रक्तगंधा तु क्षत्रिय, मधुगंधा भवेद वैश्य, मध्यगंधा च शूद्रिका। वशिष्ठ और नारद जैसे ऋषियों ने मिट्टियों के रंग के बेसिस पर इन मिट्टियों की खुशबू को नाम दिया है। जैसे सफेद मिट्टी हो तो वो घी की खुशबू वाली और ब्राह्मण जमीन वाली होती है। लाल मिट्टी खून की गंध वाली क्षत्रिय जमीन मानी जाती है। हरी मिट्टी अनाज की गंध वाली वैश्य या बनिया जमीन, और काली मिट्टी शराब की गंध वाली शूद्र जमीन मानी जाती है। पुरोहित जी ने बताया कि जनरली लोग आर्किटेक्ट को जमीन लेने के बाद मकान का नक्शा बनवाने के लिए बुलवाते हैं, जबकि होना यह चाहिए कि आर्किटेक्ट को सबसे पहले बुलाकर जमीन दिखाई जाए और फिर उसे फाइनल किया जाए। रंग के अलावा मिट्टी की टेस्टिंग और भी कई तरीके से की जाती है। जैसे काली या चिकनी मिट्टी मकान बनाने के लिए अच्छी नहीं मानी जाती, और मकान की नींव बनाते टाइम मिट्टी के भार सहने की ताकत को अच्छे से समझ लेना बहुत जरूरी है। बड़े गोल पत्थरों वाले, दीमकों के बिल वाले, या जिस जगह किसी का मर्डर हो चुका हो, या किसी डेड बॉडी या कंकाल को दफनाया गया हो, या जिस जगह की मिट्टी ढीली पड़ गई हो या फिर मिट्टी फिर से भरी गई हो, ऐसी मिट्टी वाली जमीन से दूर रहना ही ज्यादा बढ़िया रहता है। जमीन के आसपास के माहौल के बारे में उन्होंने बताया कि मकान बनाने के लिए जमीन का सरफेस एक जैसा प्लेन होना चाहिए। अगर स्लोप हो तो या तो उत्तर की तरफ हो या फिर पूर्व की तरफ, और फिर या उत्तर पूर्व की तरफ।
आसपास बड़े पेड़ की जड़ या शाखाएं नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो मकान को नुकसान पहुंचा सकती है। उपजाऊ मिट्टी वाली या घास से ढकी हुई जमीन को मकान बनवाने के लिए अच्छा नहीं माना जाता। जिस जमीन के नीचे पानी ना निकलता हो उस जमीन को भी अच्छा नहीं मानते। विष्णु भगवान के मंदिर के पीछे या दुर्गा माता के मंदिर के बाईं तरफ भी मकान बनवाना कभी अच्छा नहीं होता। अगर आसपास शिव मंदिर हो तो मकान की दूरी कम से कम 50 मीटर होनी चाहिए। अगर जमीन की शेप, एंगल और रूप वगैरह वास्तु के अकॉर्डिंग हो तो ही ज्यादा बढ़िया है। हालांकि शहरों में वास्तु के अकॉर्डिंग एकदम सही जमीन ढूंढना बड़ा टेढ़ा काम है, लेकिन फिर भी हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश एक परफेक्ट जमीन पाने के लिए ही करनी चाहिए। कहते भी है ना कि बाद में प्रॉब्लम्स हों और उसका इलाज करने से बेहतर है कि शुरू में ही सावधानी बरत ली जाए। मकानों, इंडस्ट्रीज, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस और रहने के कमरों के लिए जमीन के लिए वास्तु के नियम एक जैसे हैं। केवल जमीन के माप या मेजरमेंट्स अलग अलग होते हैं। जैसे पहला, जमीन स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल शेप में होनी चाहिए। अगर रेक्टेंगल हो तो चौड़ाई का लंबाई से अनुपात 1:2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उत्तर और दक्षिण के कंपैरिजन में जमीन का फैलाव पूर्व और पश्चिम में ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इस तरह की बड़ी जमीन से अच्छा कुछ नहीं होता जिसमें जमीन को चारों तरफ से खाली छोड़ दिया जाए। दूसरा, ट्रायंगल, गोल 5 किनारों वाली, 6 या 8 भुजाओं वाली आकार की कोई भी जमीन या कई भुजाओं के शेप वाली जमीन या फिर ऐसी जमीन जिसका शेप और साइज एक जैसा ना हो, खराब मानी जाती है। तीसरा है कि गाय के मुंह के आकार वाली जमीन जो आगे से छोटी और पीछे से चौड़ी हो, वो बहुत ही शुभ मानी जाती है। बस उसके पास से अगर कोई रास्ता निकलता हो तो वो दक्षिण या पश्चिम में से निकलता हुआ होना चाहिए। चौथा है कि शेर या चीते के आकार की जमीन जिसका फ्रंट बहुत चौड़ा और बैक बहुत नैरो हो, ऐसी जमीन को अवॉइड करना चाहिए। हम अगर उसके पूर्व या उत्तर में कोई रास्ता निकल रहा हो तो ऐसी जमीन अच्छी होती है। इसके अलावा जमीन के चारों कोण अगर 90 डिग्री पर हों तो यह अच्छा होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण पश्चिमी कोण 90 डिग्री का या इससे कम हो तो यह ज्यादा अच्छा होता है। जमीन का उत्तर पश्चिम कोण 90 डिग्री का या उससे ज्यादा होना चाहिए, मगर इससे कम किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। उत्तर पूर्वी कोण भी 90 डिग्री या उससे कम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। वास्तुशास्त्र के नियमों के मुताबिक मकान को बनाने की जगह या जमीन के फ्रंट की दिशा और रास्ते की सिचुएशन बताती है कि वो जमीन कितनी इंपॉर्टेंट है, और उन जमीनों का नामकरण भी उसी अकॉर्डिंग करना चाहिए। जैसे जमीन के जिस भी दिशा की ओर से कोई सड़क या रास्ता निकलता हो वो जमीन उसी दिशा के नाम से पहचानी जाती है। यानी अगर जमीन के दक्षिण में कोई रास्ता या सड़क है तो वो जमीन दक्षिणी जमीन हो जाएगी। अगर रास्ता या सड़क जमीन के उत्तर पूर्वी साइड में है तो जमीन भी उत्तर पूर्वी जमीन होगी। अलग अलग शेप वाली जमीनों के अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान हैं। जरूरी है कि आप इन फायदों और नुकसानों को ध्यान में रखकर ही जमीन खरीदें। जैसे स्क्वायर शेप वाली जमीन सबसे बेस्ट जमीन मानी जाती है। इस तरह की जमीन पर मकान बनवा कर रहने वाले परिवार के सभी मेंबर्स की लाइफ हैप्पी और प्रॉस्परस होती है। रेक्टेंगल शेप वाली जमीन भी अच्छी कंसीडर की जाती है। इसमें रहने वाले एक तो हमेशा हेल्दी रहते हैं और दूसरा उन्हें खूब पैसा और प्रॉस्पेरिटी मिलती है। ट्रायंगुलर जमीन के चक्कर में कभी मत फंसिएगा, वरना कोर्ट कचहरी और मुकदमों में उलझ के रह जाएगी आपकी जिंदगी। ठीक इसी तरह गोल शेप वाली जमीन भी बहुत ही अनलकी मानी जाती है। इस पर मकान बना के रहने वाले हमेशा किसी ना किसी परेशानी में उलझे रहते हैं। जमीन के बारे में पुरोहित जी का डिस्क्रिप्शन सुन के मैं सोच रहा था कि जमीन किसी भी मकान की शुरुआत होती है। अगर शुरुआत ही गलत हो जाए तो आगे कुछ कैसे ठीक होगा। अब समझ में आया कि मकान बनवाने में जमीन का रोल इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। अगर आप भी नया मकान बनवाने के बारे में सोच रहे हैं और अभी तक जमीन फाइनल नहीं हुई है तो पूरी कोशिश कीजिएगा कि आपकी जो जमीन हो वो वास्तु के नियमों के अकॉर्डिंग ही हो। अब जमीन तो मेरे पास पहले से ही है और है भी एकदम सही सिचुएशन वाली। अगला सवाल यह है कि इस पर घर बनवाएं तो उस टाइम किस किस चीज का ध्यान रखा जाए। तो इस बारे में जो मुझे पुरोहित जी ने बताया वो मैं आपको बताऊंगा कुकू एफएम ओरिजिनल वास्तुशास्त्र के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सुनते रहिए कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। जैसे जैसे मेरे घर बनने का प्रोसेस आगे बढ़ रहा था मेरा मन वास्तु के बारे में और डीपली जानने को एक्साइटेड हो रहा था। इसलिए मैं कभी भी अपने मन में आने वाले सवालों को रोकता नहीं था। पुरोहित जी से मैं सीधे सीधे पूछ लेता था और वो भी मेरे सवालों का जवाब बड़ी खुशी खुशी देते थे। शायद उन्हें कभी मेरे जैसा कोई क्लाइंट नहीं मिला था, इसलिए वो कभी भी मेरे सवालों से थकते नहीं थे।
अब मेरे नए मकान को बनाने के लिए नींव भरने का काम पूरा हो चुका था। अब बारी थी दीवारें खड़ी करने की। मेरे सवाल शुरू होते इससे पहले ही हमारे आर्किटेक्चर पुरोहित जी मेरी क्यूरियोसिटी का अंदाजा लगा चुके थे। इसलिए उन्होंने खुद ही मुझे बताना शुरू कर दिया कि मकान बनवाते वक्त क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, किचन कहाँ होना चाहिए, बाथरूम कैसा होना चाहिए, हर चीज। जैसे नींव खुदवाते टाइम मैंने उनसे पूछा था कि अंडरग्राउंड पानी की टंकी कहाँ होनी चाहिए, तो उन्होंने बताया मकान में कुआं, ट्यूबवेल, हैंडपंप ईशान कोण में बनवाना चाहिए। अक्सर पाया गया है कि जिन मकानों में ईशान कोण के अलावा बाकी दिशाओं में कुआं, ट्यूबवेल या हैंडपंप बनवाते हैं, उनके मालिकों को कई तरह के नुकसान उठाने पड़ते हैं। कुआं, ट्यूबवेल या हैंडपंप की दिशा बदलकर ईशान में बनवाने पर ही उन्हें फायदा हुआ। पानी का स्टोरेशन छत पर करने के लिए पानी की टंकी दक्षिण या पश्चिम में रखनी चाहिए। इस पर कई वास्तुशास्त्रियों में डिफरेंसेस भी हैं कि दक्षिण पश्चिम एरिया में पानी की टंकी रखें, परंतु दक्षिण पश्चिम में पश्चिम दिशा की ओर टंकी रखी जानी चाहिए। बस उसका ओवरहेड टैंक उत्तर पूर्व में पूर्व दिशा की ओर हो। पूर्व दिशा में भी टंकी कभी न रखें। इसी तरह उत्तर पश्चिम में बिल्कुल पश्चिम दिशा के करीब टंकी को न रखें। मैंने पुरोहित जी से पूछा, पुरोहित जी, पानी की टंकी तो ठीक है, पर कहते हैं अगर घर के आसपास पानी का नेचुरल रिसोर्स हो तो मकान के लिए बहुत अच्छा रहता है। पुरोहित जी बोले, बिल्कुल ठीक सुना है आपने। मकान में उत्तर पूर्व में उत्तर दिशा की ओर नदी या तालाब होना घर के मालिक के लिए बहुत ही लकी होता है। इससे फ्यूचर में अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसी तरह पूर्व दिशा में भी होता है, मगर पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर यदि मकान के पास नदी नाला हो तो उस मकान का रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। इसी तरह दक्षिण दिशा की ओर भी नदी या तालाब होने पर बहुत ही खराब रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर दक्षिण पूर्व में दक्षिण दिशा की ओर भी नदी या तालाब हो तो बहुत ही अनलकी होता है, और अगर दक्षिण पूर्व में दक्षिण दिशा की ओर भी नदी या तालाब हो तो इसे भी अच्छा नहीं मानते। एक और सवाल, मैंने पुरोहित जी की तरफ देखते हुए कहा। पूछिए पूछिए। मेरा एक्साइटमेंट देखकर पुरोहित जी को भी बहुत मजा आ रहा था शायद। बाथरूम का क्या सीन है? क्या इसके लिए भी कुछ रूल्स और रेगुलेशन है वास्तुशास्त्र में? मैंने पूछा। बिल्कुल। आफ्टर ऑल बाथरूम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके घर का। बाथरूम हो या टॉयलेट, इन दोनों को ही बनवाते टाइम कुछ खास चीजों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। पुरोहित जी ने अपनी दाढ़ी खुजाते हुए बताया। जैसे घर के बाहर बाथरूम दक्षिण पश्चिम में पश्चिम दिशा की पश्चिमी चार दीवारी के सहारे बनवाएं। इसी तरह दक्षिण पश्चिम में दक्षिण की ओर दक्षिणी दीवार के साथ बनवाएं। अगर बाथरूम या टॉयलेट को पश्चिम दिशा में बनाना हो तो पश्चिम कंपाउंड दीवार के सहारे बनवाएं। बाहरी बाथरूम और टॉयलेट को पूर्व में दीवार के सहारे कभी मत बनवाइए। अगर पूर्व में बाथरूम या टॉयलेट बनाना हो तो कंपाउंड दीवार के सहारे न बनाकर जगह छोड़ के बनवाइए, और मेन मकान से इसका फर्श थोड़ा नीचे रखें। इसी तरह उत्तरी दीवार से लगाकर बाहरी बाथरूम और टॉयलेट कभी नहीं बनवाएं, और बनाना ही हो तो कंपाउंड की दीवार और बाथरूम के बीच में जगह छोड़ें और फर्श को नीचा रखें। मकान के अंदर सोने के कमरे से अलग बाथरूम उत्तर दिशा में बना सकते हैं। इसी तरह सोने के कमरे से अलग पूर्व दिशा में बाथरूम बनाना चाहिए। बाथरूम को
उत्तर पूर्व दिशा में नहीं बनाते, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम दिशा और दक्षिण पश्चिम में बाथरूम और टॉयलेट बना सकते हैं। जहां तक पॉसिबल हो बाथरूम और टॉयलेट अलग अलग रखने का कोशिश करें। वैसे इन दोनों को आजकल एक साथ बनाने का रिवाज है। वास्तु के मुताबिक लैंड के बीच में और मकान के चारों ओर खुला जगह रखना चाहिए। इसी तरह से उत्तर दिशा में खुली जगह दक्षिण से कम रखें। दक्षिण पश्चिम में लैंड के सरफेस का ऊंचाई बाकी दिशाओं से ऊंची होनी चाहिए। इसी तरह लैंड में उत्तर पूर्व एरिया का सरफेस सबसे नीचे होना चाहिए। पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा के सरफेस की ऊंचाई वो कम होनी चाहिए। इसी तरह उत्तर दिशा की ऊंचाई दक्षिण सरफेस से नीचे होनी चाहिए। सेप्टिक टैंक के लिए वायव्य कोण सबसे अच्छा होता है। और टॉयलेट? पुरोहित जी के जवाबों के साथ साथ मेरे सवाल रुकने के बजाय और बढ़ते जा रहे थे। टॉयलेट तो बाथरूम से भी इंपॉर्टेंट जगह है। उसे बनाते टाइम तो स्पेशल अटेंशन देनी चाहिए। घर बनवाते टाइम ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि टॉयलेट किस जगह बनाए। ईशान कोण में कभी भी टॉयलेट नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उस मकान में रहने वाले की सुख शांति डिस्टर्ब हो जाती है। इस घर में सभी कुछ होते हुए भी अधूरा सा लगता है। अगर बना बनाया मकान खरीदा हो और उसमें टॉयलेट ईशान कोण में हो, उसे तुरंत चेंज कर दो। जितना पॉसिबल हो इसका यूज कम से कम करें। इसके साथ ही मकान के ईशान कोण में शिकार करते हुए शेर का पेंटिंग या आईना लगाएं। इतने छोटे छोटे से पार्ट घर और इंसान की लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। काश मुझे पहले पता होता तो मैं अब तक अपनी लाइफ में कितना सक्सेसफुल और हैप्पी बन चुका होता। मैंने थोड़ा डिसअपॉइंट होते हुए पुरोहित जी से कहा, जिसका जवाब उन्होंने हंसते हुए कहा, कोई नहीं जी, जो कल नहीं किया वो आज कर लो। अभी कौन सी जिंदगी खत्म हो गई। खुशियां बस थोड़ी सी सिंसियर कोशिशों की मोहताज होती है। आपने आज कोशिशें शुरू कर दी, अब देखिए कल कैसे खुशियां इन कोशिशों का पीछा करते करते ना दौड़ते हुए आपके घर में आ जाएंगी। पुरोहित जी ने किसी बड़े बुजुर्ग की तरह समझाते हुए कहा। और भी बहुत कुछ समझाया उन्होंने, जैसे किचन जो एक हैप्पी घर के कंस्ट्रक्शन में बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बल्कि किचन तो वो चीज है जो पूरे घर की एनर्जीज को ऑर्गेनाइज करने में बहुत हेल्प करता है। वैसे भी आप अगर सुनने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको इसका भी वेट तो करना ही पड़ेगा। कुकू एफएम ओरिजिनल्स वास्तुशास्त्र के नेक्स्ट एपिसोड के लिए सिर्फ कुकू एफएम पर सुने जो मन चाहे। पुरोहित जी के वास्तु ज्ञान से इंप्रेस होकर मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब तो मैं अपने घर को पूरा का पूरा ठंडा करके एकदम नए सिरे से दोबारा बनवाऊंगा। और इसीलिए मैं और पुरोहित जी मेरे पुराने मकान को डीकंस्ट्रक्ट करवाने के बाद जमीन का इंस्पेक्शन कर रहे थे। मैंने पुरोहित जी से कहा, जब बाथरूम और टॉयलेट इतने इंपॉर्टेंट पार्ट हैं घर के, तो बाकी और भी बहुत सी चीजें होती होंगी जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन वो होती बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी बात सुनकर पुरोहित जी ने तारीफ भरी आंखों से मेरी तरफ देखा और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, अब आप वास्तुशास्त्र का जो कोर इंटेंशन है ना, उसको समझने लगे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। घर के कंस्ट्रक्शन में छोटी छोटी सी ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिनके बारे में हम ये सोचते हैं कि अरे इसका क्या है, खिड़की तो है, कहीं भी बनवा लो, कैसी भी बनवा लो। लेकिन खिड़की हो या रोशनदान, घर बनवाने में हर मामूली से मामूली चीज बहुत स्पेशल होती है। इसीलिए तो कहते हैं कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। इसलिए चाहे कितनी ही छोटी चीज क्यों ना हो, इग्नोर मत कीजिए। पुरोहित जी समझाते हुए बोले, अब जब बात चली पड़ी है तो ये भी बता दीजिए कि कौन कौन सी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं
जिन्हें हम जनरली नजरअंदाज कर देते हैं। मैंने पूछा, जैसे कि अभी अभी मैंने कहा ना, खिड़कियों को ही ले लो। मकान में ज्यादातर गेट्स के सामने खिड़कियां होनी चाहिए, जिससे मैग्नेटिक साइकिल पूरा हो सके। ऐसा करने से मकान में सुख शांति बनी रहती है। खिड़कियां संधि भाग में नहीं बनवानी चाहिए। पश्चिम, पूर्वी और उत्तरी दीवारों पर खिड़कियों को बनाना लकी होता है। आग या इलेक्ट्रिसिटी पावर, मीटर बोर्ड, मेन स्विच, इलेक्ट्रिसिटी रूम, ये सब मकान के आग्नेय कोण में लगवानी चाहिए। आग्नेय कोण इसके लिए हमेशा अच्छा होता है। मकान में सीढ़ियां वास्तु के नियमों के मुताबिक होनी चाहिए। सीढ़ियां मकान के पीछे दक्षिण पश्चिम भाग के दाईं ओर हो तो सबसे बेस्ट। अगर सीढ़ियां घुमावदार बनानी हो तो उनका घुमाव हमेशा पूर्व से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर और उत्तर से पूर्व होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि चढ़ते समय सीढ़ियां हमेशा बाएं से दाईं ओर यानी लेफ्ट टू राइट होनी चाहिए। अब चाहे घुमाव कितने भी हो, सीढ़ियां हमेशा ऑड नंबर्स में बनानी चाहिए। सीढ़ियों के नंबर्स ऐसे हों जैसे उसे 3 से डिवाइड करो तो 2 बैलेंस हो, जैसे 5, 11, 17, 23, 29 जैसे नंबर्स। सीढ़ियों के नीचे और ऊपर गेट लगाने चाहिए। नीचे के दरवाजे से ऊपर का दरवाजा 12 भाग कम होना चाहिए। अगर किसी पुराने घर में सीढ़ियां उत्तर पूर्व दिशा में बनी हो तो उसके वास्तु दोष को खत्म करने के लिए दक्षिण पश्चिम दिशा में एक कमरा बनवाना चाहिए। पुरोहित जी ने उस दिन बहुत सारी खास बातें याद दिलाई जो बचपन में कभी यूं कहिए कि अपने नाना नानी के घर जाते थे तब देखने को मिलती थी। जैसे वो बता रहे थे कि पुराने लोग घरों के अंदर अनाज स्टोर करवाने के लिए कोठियार बनवाते थे। अगर वो बनवाना हो तो मकान में उत्तर या उत्तर पश्चिम दिशा में बनवाना चाहिए। अन्न भंडार घर में सामान रखने के लिए स्लैब वगैरह दक्षिण या पश्चिमी दीवार पर बनवानी चाहिए। भंडार घर का दरवाजा नैऋत्य कोण में नहीं बनाना चाहिए, जैसे बाकी किसी दिशा विदिशा में बनाया जा सकता है। कभी भी भंडार घर में अन्न का कंटेनर खाली नहीं रखना चाहिए। अगर अन्न के यूज से कोई कंटेनर खाली होने भी लगे तो उसमें थोड़ा बहुत अन्न जरूर रखना चाहिए। कई सालों तक के लिए इकट्ठा किए गए अन्न का भंडार घर दक्षिण या पश्चिम दीवार के पास करवाना चाहिए। हर रोज खाने के लिए यूज होने वाले अन्न वगैरह को उत्तर पश्चिम में रखवाना चाहिए। भंडार घर के ईशान कोण में हमेशा पानी से भरा एक बर्तन होना चाहिए। यह बर्तन कभी भी पानी से खाली नहीं हो। भंडार घर में पूर्व दिशा की दीवार पर लक्ष्मी नारायण की तस्वीर लगाना शुभ होता है। भंडार घर में तेल, घी, मक्खन, मिट्टी का तेल वगैरह हो तो ऐसी हालत में भंडार घर में डाइनिंग टेबल लगवाई जा सकती है। इसके अलावा आमतौर पर घरों में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनका यूज अक्सर नहीं होता। ऐसी चीजों को इधर उधर रखने से मकान के वास्तु में बदलाव हो सकता है। इसलिए वास्तुशास्त्र में कबाड़ मकान के अंदर ही नैऋत्य कोण में कबाड़ घर बनवा सकते हैं। कबाड़ घर की लंबाई और चौड़ाई मिनिमम होनी चाहिए। कबाड़ घर का दरवाजा आग्नेय, ईशान या दक्षिण दिशा की ओर कभी ना बनवाएं। कबाड़ घर का दरवाजा एक पल्ले का और टीन का बना होना चाहिए और मकान के बाकी सभी दरवाजों से आकार में छोटा होना चाहिए। कबाड़ घर में पानी नहीं रखना चाहिए। कबाड़ घर में फर्श और दीवारों में सीलन नहीं होनी चाहिए। कबाड़ घर के नीचे तहखाना नहीं होना चाहिए, यानी बेसमेंट ना बनवाएं। कबाड़ के लिए बनाए गए कमरे को किसी के रहने, सोने या किराए पर नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से हेड ऑफ द फैमिली हमेशा परेशान रहता है। इस कबाड़ घर के दरवाजे के पास कोई गपशप, बातचीत आदि नहीं होनी चाहिए और ना ही कोई जोर से हंसना चाहिए, ना ही गुस्सा या ऊंची आवाज में बात होनी चाहिए। ये घर की खुशियों के लिए अशुभ होता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, कोषागार यानी ट्रेजरी। आफ्टर ऑल आपकी मेहनत की कमाई और जिंदगी भर की जमा पूंजी को सेफली रखना कोई छोटा मोटा टास्क थोड़े ना है। ये ट्रेजरी आपको हमेशा मकान की उत्तर दिशा में बनवानी चाहिए। तिजोरी ईशान कोण में नहीं रखनी चाहिए क्योंकि इससे आपको पैसे का नुकसान हो सकता है। आग्नेय कोण में तिजोरी होने से घर में फालतू का खर्चा बढ़ जाता है।
नैऋत्य कोण में तिजोरी होने से कुछ टाइम के लिए तो पैसा बढ़ता हुआ सा लगता है, मगर जल्दी वो पैसा किसी बुरे काम या चोरी वगैरह के कारण खत्म हो जाता है। तिजोरी दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम कोनों को छोड़कर दक्षिण में इस तरह होनी चाहिए कि तिजोरी का दरवाजा उत्तर की ओर खुले और यह दीवार से 2 या 3 इंच दूर हो। और फिर पुजारी जी आए घर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, पूजा घर में। वो बोले, और सबसे आखिर में आता है पूजा घर। वैसे तो ये सबसे पहले आना चाहिए, पर मैं इसे आखिर में इसलिए बता रहा हूं कि लोग समझते हैं कि पूजा घर के लिए चाहिए ही क्या, एक छोटा सा कोना कहीं भी बनवा दो, और इसी वजह से घर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सबसे गलत जगह बन जाता है, क्योंकि हम इसके बारे में उतना सोचते ही नहीं है। पूजा घर मकान के ईशान कोण, उत्तर या पूर्व दिशा में होना चाहिए। पूजा घर कभी भी सोने वाले कमरे में नहीं बनवाना चाहिए। पूजा घर में रोशनी के लिए लैंप दक्षिण पूर्व में हो। पूजा घर का फर्श सफेद या हल्के पीले रंग का होना चाहिए। पूजा घर की दीवारों का रंग सफेद, हल्का पीला या हल्का नीला होना चाहिए। पूजा घर में किसी प्राचीन मंदिर से लाई मूर्ति कभी नहीं रखनी चाहिए। उसमें हवन कुंड आग्नेय कोण में होना चाहिए। ज्ञान पाने के लिए पूजा घर में उत्तर दिशा में बैठकर उत्तर की ओर मुंह करके पूजा करनी चाहिए। धन पाने के लिए पूजा घर में पूर्व दिशा में पूर्व की ओर मुंह करके पूजा करनी चाहिए। पूजा घर में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, सूर्य और कार्तिक का मुंह हमेशा पूर्व या पश्चिम की ओर होना चाहिए। गणेश, कुबेर और दुर्गा का मुंह हमेशा दक्षिण की ओर हो। हनुमान जी का मुंह नैऋत्य कोण में होना चाहिए। पूजा घर में मूर्तियां एक दूसरे की ओर मुंह करके नहीं रखना। देवी देवताओं के चित्र या मूर्तियां उत्तर और दक्षिण दीवार के पास कभी नहीं रखना। पूजा घर में महाभारत की पेंटिंग्स, पशु पक्षियों की पेंटिंग्स और वास्तु पुरुष का कोई पोर्ट्रेट नहीं रखना चाहिए। पूजा घर में मूर्तियां कभी भी ठीक दरवाजे के एग्जैक्टली सामने नहीं रखना। पूजा घर में पैसा और कीमती सामान कभी नहीं छुपाना। उसको हमेशा शुद्ध और पवित्र रखो। इसमें कोई भी अपवित्र वस्तु कभी नहीं रखना। झाड़ू, कूड़ेदान वगैरह भी मकान के ईशान कोण में और पूजा घर के पास में कभी नहीं रखना। पूजा घर को साफ करना और घर के बाकी कमरों को साफ करने का झाड़ू और पोंछा भी एकदम डिफरेंट होना चाहिए। पुरोहित जी के साथ वास्तुशास्त्र के सफर का यह सिलसिला अभी तो और बहुत लंबा चलने वाला है। अपने काम की चीजें तो मैंने पूछ ली, लेकिन इस नए घर में जो मेरा ही है, मैं खुश तो तभी पाऊंगा ना जब अपनी वाइफ के मतलब की भी हर चीज इसमें होगी। आखिर वही तो है जो इस मकान को घर बनाएगी, और उसके लिए इस घर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कुछ है तो वो है रसोई, यानी किचन। कुकू एफएम ओरिजिनल्स वास्तुशास्त्र के अगले एपिसोड में मैं पुरोहित जी से वही पूछने वाला हूं। आप तो होंगे ही वहां पर। तब तक सुनते रहिए कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। हमारे नए आर्किटेक्चर पुरोहित जी से अभी तो मुझे वैसे बहुत कुछ पूछना था, पर तभी मुझे याद आया बीवी बेचारी किचन की वजह से बड़ी परेशान रहती है। तो मैंने सोचा जरा इस बारे में भी पुरोहित जी से पूछकर किचन भी प्लान ही कर लिया जाए। तो मेरे पूछने पर पुरोहित जी ने बताया, हर घर में रसोई बहुत जरूरी होती है। रसोई में ही सबके लिए खाना बनता है। खाने के बिना मुश्किल है। खाने से ही घर के लोगों को पावर मिलती है। घर में रसोई हमेशा वास्तु के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। रसोई का वास्तु, रसोई का हर हिस्सा कैसा होना चाहिए ये बताता है। किचन का वास्तु सही नहीं होने की वजह से घर वालों पर बुरा असर पड़ता है। वास्तु के मुताबिक बनी हुई रसोई बड़ी फायदेमंद होती है, इसलिए हमेशा ध्यान रखें
आपके घर की दक्षिण पूर्व दिशा रसोई के लिए सबसे शुभ होती है। टॉयलेट हो या बेडरूम, उसके ऊपर और नीचे रसोई नहीं बनवाएं। रसोई में चूल्हा रसोई के दरवाजे के सामने नहीं रखें। रसोई का एंट्रेंस कोने में नहीं होना चाहिए। दरवाजा पूर्व, पश्चिम या उत्तरी दीवार पर बनवाएं। ईशान कोण में रसोई नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने से घर वालों में मेंटल स्ट्रेस होने लगता है। दक्षिण पश्चिम दिशा में रसोई नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने से घर वालों में झगड़े होते हैं। उत्तर दिशा में रसोई बनाना भी खतरनाक होता है। यह कुबेर भगवान की दिशा है। इस दिशा में रसोई बनवाने से आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। खाना बनाते टाइम पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा नहीं करें। रसोई की दीवारों पर कभी काला रंग नहीं करें। रसोई की ईशान कोण दिशा में फ्रिज नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग किचन हमेशा आग्नेय कोण में होना चाहिए। आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा। इसके अलावा आप उत्तर पश्चिम दिशा में रसोई बनवा सकते हैं। ये ऑप्शनल प्लेस होता है। उत्तर, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व दिशा में रसोई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी रसोई दक्षिण दिशा में बनी हुई है तो आप अपना चूल्हा पूर्व दिशा में रखें। इसके अलावा खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाला प्लेटफॉर्म कभी भी उत्तर या पश्चिम की दीवारों से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। किचन की दीवारों पर कभी भी काला ग्रेनाइट का यूज नहीं करना चाहिए। इसके लिए सफेद या हरा या मैरून ग्रेनाइट इस्तेमाल करो। वास्तु के अनुसार रसोई में डाइनिंग टेबल नहीं रखना चाहिए। अगर रखना जरूरी हो तो इसे पश्चिम दिशा या उत्तर पश्चिम दिशा में रखें। चूल्हा और सिलेंडर किचन की दक्षिण पूर्व दिशा में रखें। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो इसको दक्षिण पूर्व दिशा में रखें। अपने अनाज को हमेशा रसोई की दक्षिण पश्चिम दिशा में रखें। कभी भी रसोई के बीचों बीच चूल्हा यानी गैस कभी नहीं रखें। इस बात का स्पेशल ध्यान रखें कि आपके किचन का नल अगर लीक कर रहा हो तो उसकी तुरंत रिपेयरिंग करवाएं। बर्तन धोने वाला वॉश बेसिन, सिंक उत्तर पश्चिम दिशा में हो। चूल्हा और बर्तन धोने का सिंक एक ही प्लेटफॉर्म में नहीं होना चाहिए। और भी बहुत सारी ऐसी मेरी समस्याएं थी जिनका समाधान पुरोहित जी अपनी वास्ट नॉलेज से करते चले जा रहे थे। जैसे कि ईशान कोण दिशा रसोई के लिए शुभ नहीं है। इस दिशा में रसोई नहीं होनी चाहिए। इस दिशा में रसोई बनाने से कई मुसीबतें आती हैं। जैसे आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। घर वालों की हेल्थ पर भी असर पड़ता है। घर के बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ता है। पति और पत्नी का रिश्ता भी टूट सकता है। घर हमेशा साफ नहीं रहता। घर की महिलाएं हमेशा उदास रहती हैं। इन सभी मुसीबतों से बचने के लिए रसोई इस दिशा में नहीं बनाएं। लेकिन अगर आपकी रसोई इस दिशा में है तो डरिए मत। कुछ तरीकों से आप अपनी मुसीबतें कम कर सकते हैं जो कि मुझे पुरोहित जी ने बताई थी। जैसे अपनी रसोई में दक्षिण पूर्व दिशा में चूल्हा रख दीजिए। रसोई की ईशान कोण दिशा हमेशा साफ रखिए। अगर ईशान कोण दिशा में खिड़की है तो उसको हमेशा खुला रखिए। ईशान कोण को बढ़ाकर उत्तर या पूर्व दिशा में ले जाइए। अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो ईशान कोण में माता अन्नपूर्णा की तस्वीर लगा दीजिए। रसोई का रंग नीला या हल्का पीला करवा लो। घर के दक्षिण पूर्व दिशा में एक स्टूल रखिए। यह रसोई की सही दिशा होती है। इस जगह पर रोज दूध उबालिए या कुछ पकाइए। ऐसा करने से यहां छोटी रसोई है ऐसा प्रतीत होता है। ईशान कोण में सिद्ध वास्तु कलश रखिए। रोज शिव भगवान की पूजा भी कीजिए। रसोई की छत के पास 3 पीतल के कटोरे लटकाएं। पहला कटोरा ईशान कोण में हो, दूसरा उसके बाएं तरफ हो और तीसरा उसके दाईं तरफ लटकाएं। इनमें से एक भी कटोरा चूल्हे के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर रसोई में इतनी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है तो फिर तो डाइनिंग रूम में तो बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। मैंने हवा में तीर मारते हुए पुरोहित जी से पूछा, क्यों नहीं सोचना पड़ता? बिल्कुल सोचना पड़ता है। डाइनिंग रूम क्या आपके घर का पार्ट नहीं है? पुरोहित जी ने जवाब दिया,
तो फिर उसके बारे में कुछ बताइए। भाई, वास्तुशास्त्र के मुताबिक डाइनिंग रूम एक ऐसी जगह होती है जहां पर घर के सारे मेंबर्स एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग डाइनिंग रूम ऐसा होना चाहिए कि उसमें हमेशा रोशनी और हवा आती रहे। डाइनिंग रूम में टेबल स्क्वायर शेप्ड, रेक्टेंगल या ओवल शेप्ड भी रख सकते हैं, लेकिन चेयर्स इवन नंबर्स में होना सबसे बेस्ट। डाइनिंग रूम का दरवाजा उत्तर पूर्व दिशा में हो तो इस दरवाजे से अंदर आते टाइम इंसान एक्साइटमेंट महसूस करता है। अगर रसोई घर वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग दरवाजा दक्षिण दिशा में हो तो खाना खाते टाइम परेशानी महसूस होती है, क्योंकि कुछ जानकारों के अकॉर्डिंग ये दिशा प्यार और शक्ति का सिंबल होती है। इसलिए डाइनिंग रूम में दरवाजा दक्षिण दिशा में नहीं बनवाना चाहिए। अगर इस दिशा में दरवाजा हो तो डाइनिंग टेबल को उत्तर दिशा में रख सकते हैं। जहां तक हो डाइनिंग रूम की दीवारें ऊंची रखनी चाहिए। ऊंची दीवारें प्रॉस्पेरिटी का सिंबल होती है। डाइनिंग रूम में डाइनिंग टेबल का यूज करते टाइम ये ध्यान रखें कि ये साइज में बड़ी हो। बड़ी टेबल भी रॉयल्टी का सिंबल होती है। अगर टेबल लकड़ी का बना हो तो बहुत अच्छी रहती है। लकड़ी की टेबल पावर का फ्लो अच्छा करती है। डाइनिंग रूम का दरवाजा किसी दीवार की ओर खुलता हो तो इसके कारण भोजन करने वाला स्ट्रेस में रहता है। इसे दूर करने के लिए दीवार पर एक आईना लटका दो। किचन वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग घर में एक डाइनिंग रूम की बहुत इंपॉर्टेंस है। जिस तरह रहने के लिए मकान की जरूरत होती है, उसी तरह जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत होती है। अपनी जरूरत घर के मेंबर्स और एक्सपेक्टेड मेहमानों के नंबर्स और अवेलेबल जगह के अकॉर्डिंग तय कर ले कि आपको कितना बड़ा टेबल बनवाना है। आदमियों की संख्या के अकॉर्डिंग से डाइनिंग टेबल का साइज क्या होना चाहिए। एक बात बताइए पुरोहित जी, इतना खर्चा अगर आदमी अपना घर बनवाने पर कर देगा तो उसे सजाएगा कैसे? आफ्टर ऑल घर का इंटीरियर भी तो लाइफस्टाइल का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। मैंने एक और नया सवाल पुरोहित जी की तरफ उछाला तो इसके जवाब में उन्होंने जो बताया उसे इस एपिसोड में तो खत्म करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो एक काम करते हैं, मिलते हैं कुकू एफएम ओरिजिनल्स वास्तुशास्त्र के नेक्स्ट एपिसोड में। सुनते रहिए कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। आज मेरा घर बनकर कंप्लीट हो गया है और इस नए घर को देखकर सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरी पूरी फैमिली बहुत खुश है, क्योंकि ये नया घर कई मायनों में बहुत अलग है। बाहर से तो ये खूबसूरत बनाई है, अंदर आते ही इसमें जो पॉजिटिव वाइब्स महसूस होती हैं, ये एहसास एकदम नया है। अब घर तो बनकर कंप्लीट हो गया, जरूरत है इसे अंदर से सजाने की, इसके इंटीरियर डेकोरेशन की। इस बारे में उस दिन जो पुरोहित जी ने मुझे बताया था वही आज मैं अपनी वाइफ को बता रहा हूं, ताकि हम दोनों मिलकर अपना ये नया घर सजा सकें और इसे और खूबसूरत बना सकें। वास्तुशास्त्र के मुताबिक मकान के बाहर की सुंदरता के अलावा अंदर की सुंदरता को भी अच्छे से सजाया जाए तो उस मकान में रहने वाला परिवार सुखी और मजे में रहता है। मकान में साज सजावट का वास्तु के अकॉर्डिंग होने से मकान की क्वालिटीज बढ़ जाती है। वास्तु के नॉलेज के बिना इंटीरियर की साज सजावट बेकार है। साज सजावट अंदर की हो या बाहर की, दोनों ही खूबसूरत और अच्छा एटमॉस्फेयर बनाने वाली हो तो उसमें रहने वाले इंसान खुश रहते हैं। मकान की बाहरी सजावट दूसरों को इंप्रेस करने के लिए होती है, जबकि मकान के अंदर कमरों की सजावट सेल्फ सेटिस्फैक्शन, सुख और शांति के लिए होती है। मकान के अंदर की सजावट और आसपास बिखरी हुई रंग बिरंगी चीजें अपने असर से अच्छा एटमॉस्फेयर बनाती है। मकान की सुंदरता को बढ़ाने के लिए रंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ लोग चिप्स के फर्श बनाते समय काले रंग के पत्थरों का बहुत यूज करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके ज्यादा यूज से राहु का असर बढ़ जाता है, जिससे मकान में रहने वाले चिंता और परेशानी में रहते हैं।
दीवार और फर्श के लिए सफेद रंग का सादा यूज करना खराब असर डालने वाला होता है। सफेद रंग का सादा यूज करने से मकान में रहने वाले लोग ज्यादा एम्बिशियस हो जाते हैं, जिससे वो अपने फ्यूचर की चिंता ना करते हुए लग्जरी लाइफ में इतना खो जाते हैं कि उन्हें अपनी फैमिली लाइफ का ध्यान ही नहीं रहता। अगर शुक्र की इंपैक्ट पावर हाई हो तो सफेद रंग का यूज करना शुभ होता है, लेकिन कमजोर हो तो सफेद रंग का प्रयोग बहुत खराब होगा। अगर शुक्र हाई, पावरफुल और सेंटर या ट्रायंगल में हो तो मकान की सजावट में निर्मलता और पीले और शुभ रंग का प्रयोग करना अच्छा होता है। अगर गुरु अशुभ हो, कमजोर हो तो पीले और शुभ्र रंग का यूज करना नहीं चाहिए। इससे परिवार में झगड़े की आशंका बन जाती है। गुरु शुक्र का रिलेशन होने पर भी पीले और सफेद रंग का सादा यूज नहीं करना चाहिए। इससे घर में चिंता और परेशानी बनी रहती है। हर राशि और ग्रह का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस होता है, जिसका उपयोग कुदरत और वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग करने से अच्छे फल मिलते हैं। वास्तुशास्त्र टिप का उपयोग यदि मकान को बाहर और अंदर से रंगने के लिए करें तो हाउस कंस्ट्रक्शंस के टाइम उत्पन्न वास्तु दोष अपने आप खत्म हो जाते हैं। मकान बनने के बाद उसके फर्श पर कई सारी ड्राफ्टिंग्स बनाने में भी लोगों को इंटरेस्ट होता है। फर्श में स्वास्तिक, देवी देवता या उनके प्रतीक, शंख, चक्र, गदा, पुष्प, तोरण, मुकुट, पुस्तक, लेखनी, वीणा और पशु पक्षियों की आकृति और ओवल शेप चीजें बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और मेंटल इलनेस जैसी चीजें हो सकती हैं। हेक्सागन और एक्वेरियस ड्राफ्ट कराने से पैसे का नुकसान होने की पॉसिबिलिटीज होती है। फर्श में सर्वतोभद्र, सप्त व अष्टदल के पुष्प, प्रतीक, चतुर्वर्ग, कमल का चिन्ह और चुनड़ी आदि का चित्र बनाना सुंदर और शुभ होता है। यहां अंकित द्वीप, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं, शून्य, क्रॉस, ये सब ड्राफ्ट नहीं करना चाहिए। कमरे के सभी कोणों में एक जैसे रंग होने चाहिए। अलग अलग कोणों में अलग अलग रंगों का होना अशुभ असर पैदा कर सकता है। अगर आपके नहाने वाले कमरे में, लॉबी या फिर कमरे में 4 से 6 घंटे तक का सूरज का प्रकाश रहता है तो आप उसमें फूलों के पौधों को लगा सकते हैं। अगर सूरज का प्रकाश कम हो तो उसमें हाउस प्लांट भी लगा सकते हैं। कभी कभी पौधों को रखकर आर्टिफिशियल रोशनी भी दी जा सकती है। कभी कभी इन पौधों को उठाकर बाहर धूप में रखना जरूरी माना जाता है। अगर आपके कमरे अथवा लॉबी में अलमारी है तो उसके ऊपर भी आप बल्ब के नीचे की तरफ एक बहुत ही सुंदर से पौधे को रख सकते हैं। नहाने वाले कमरे का एटमॉस्फेयर बार बार और बहुत जल्दी ही बदलता रहता है। 1 मिनट में उस कमरे में गीजर से निकलने वाले पानी की भाप नमी और गर्मी को भी उत्पन्न कर देती है, तो दूसरे ही पल में उस कमरे को ठंडे नमी वाले एटमॉस्फेयर में तब्दील कर देती है। कुदरत ने हमको अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग पौधे लगाने के लिए दिए हैं, जिनमें वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग कुछ पौधों को जो किसी भी स्थान पर लगाए जा सकते हैं और जो हमें शांति देने वाले होते हैं, उन्हें हम एक इंडेक्स में देखकर लगा सकते हैं। अपने नहाने वाले कमरे, लॉबी वगैरह में पौधों को लगाएं तो हमारा मकान और भी ज्यादा अच्छा और सुंदर दिखेगा और इससे हमको बहुत ही ज्यादा मेंटल रिलीफ मिलेगा। अब केवल मैं ही नहीं, मेरी पत्नी भी बड़ी खुश है और मुझे अच्छी तरह पता है कि हम दोनों की आगे की जिंदगी भी अब अच्छी ही होने वाली है। इस नए घर का एहसास ही कुछ ऐसा है। नितिन ने सही ही कहा था, वास्तुशास्त्र में घर के सब दोष और कलह दूर करके घर को एक्चुअली में जन्नत यानी स्वर्ग बनाने की ताकत है। जरूरत है इसमें बिलीव करने की और इसे अच्छी तरह से जानने की। अगर आप भी अपने घर को जन्नत बनाना चाहते हैं तो सोच क्या रहे हैं। मैं तो कहता हूं आप भी जल्दी से अपना घर किसी अच्छे आर्किटेक्चर को दिखा लीजिए और उम्मीद है कि आपको कुकू एफएम ओरिजिनल्स वास्तुशास्त्र की ये सीरीज अच्छी लगी होगी। अपने कमेंट्स में हमें अपने फीडबैक्स जरूर बताइएगा और सुनते रहिएगा कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट आरजे माया और आप मेरे साथ सुनने वाले हैं 1947 के बाद का भारत, जिसकी लेखिका है गोपा सबरवाल। गोपा सबरवाल एक समाजशास्त्री हैं और भारत की स्वतंत्रता की 70वीं वर्षगांठ पर उन्होंने जब ये पुस्तक लिखी तो भारतीय इतिहास के एक भाग, सबसे हाल के वर्षों का इतिहास, हर मायने में सतत इतिहास और इसलिए एक समाजशास्त्री के रूप में उनके लिए बहुत दिलचस्प रही सारी बातें उन्होंने इस पुस्तक में सिलसिलेवार तरीके से लिखी हैं।
कई वर्षों बाद जब आपने उनकी उपर्युक्त पुस्तक पर नए सिरे से नज़र डाली तो ये पाया कि शेष अवधि के इतिहास को छोड़कर केवल पिछले 70 वर्षों का इतिहास पढ़ने पर एक बिल्कुल नया सा एहसास उन्हें हुआ। 1947 के बाद का भारत, इस पुस्तक में उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से हर पहलू पर नज़र डालने की कोशिश की है। तो इस पुस्तक में राजनीति से लेके फिल्मों तक हर छोटे छोटे पहलुओं पर आप बहुत सारी रोचक बातें सुन पाएंगे। इसके लिए जितनी भी जानकारियां उन्हें जाननी चाहिए थी, उन सब का संकलन उन्होंने द